गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्पाइनल कोड के बारे में जानने वाले हैं। स्पाइनल कोड, जैसा कि नाम तो सब लोगों ने सुना हुआ है। तो शरीर में जो दो मुख्य चीजें होती हैं, एक राजा मान लीजिए ब्रेन है और मंत्री हो गए स्पाइनल कोड। तो राजा और मंत्री हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। राजा ऊपर है, मंत्री थोड़ा नीचे लटका हुआ है पूंछ के तौर पे। और दोनों ही सुरक्षा घेरे में है, जैसे किला होता है वैसे। एक तो ब्रेन के जो स्कल है, प्लस इसमें जो मेनेंजिस हैं उसके जो लेयर्स हैं उसमें ब्रेन है। और मेनेंजिस ने फिर जो है स्पाइनल कोड को भी कवर किया हुआ है, उसको भी सुरक्षा घेरा दे रहा है। और स्पाइनल कोड को वर्टिब्रा से भी सुरक्षा मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया सुरक्षा, कि स्पाइनल कोड किस में सुरक्षित है, हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में सुरक्षित है, निकल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब उसकी आकृति कैसी है, उसमें नर्व्स किस तरीके से जा रही है, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एनाटॉमी, और थोड़ा सा फिजियोलॉजी देखते हैं। स्पाइनल कोड मेडुला ओब्लंगोटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो आपके हाइंड ब्रेन का हिस्सा था, उसके ठीक नीचे से शुरू होता है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मिड ब्रेन है, पॉन्स है, प्लेस, फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा है। तीनों को मिला करके हम लोगों ने देखा हुआ था ब्रेन स्टेम कहते हैं, स्तंभ। और ब्रेन स्टेम जैसे ही खत्म हुआ मेडुला ऑब्लंगेटा पे, उसके बाद जो शुरू हुआ वो आपका स्पाइनल कोड शुरू हो गया। और स्पाइनल कोड निकलता कहाँ से है, तो पीछे जो हमारी बोन है ऑसिपिटल बोन, उसमें एक महारंध्र है। रंध्र मतलब छिद्र है, जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहां से निकल करके वो वर्टिब्रल कॉलम में L1 तक जाता है, फिर उसका फैल जाता है। L1 के बाद वो हम लोग देखेंगे, L1 तक जाने के बाद वो ऐसे गुच्छों में फैल जाता है, ऐसे झाड़ू होता है, या उसको वैज्ञानिकों ने कहा घोड़े की पूंछ की तरह जो है वो फैल जाता है। यही शब्द आता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है, घोड़े की पूंछ की तरह। तो वो उसके बाद फैल करके वो सबसे नीचे कॉकिक्स तक जाता है। कॉकिक्स का उच्चारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग किया जाता है। तो वो कॉकिक्स तक जाता है। तो घोड़े की पूंछ की वजह से उसको लैटिन में कहा जाता है कोडा इक्विनी। कोडा इक्विनी, कोडा इक्विनी का अर्थ ही होता है घोड़े की पूंछ, लैटिन में होता है कोडा इक्विनी। अब वो कैसा होता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, L1 तक आया, और L1 से फिर ये देखिए इस तरीके से ये फैल गया हुआ। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 220। इसके बाद ये इस तरीके से झाड़ू की तरह या घोड़े की पूंछ की तरह ये दिखता है स्पाइनल कोड। तो बेसिकली ये नर्व्स ही है, नर्व्स ही इस तरीके से फैल गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। स्पाइनल कोड में दो चीजें और इम्पोर्टेंट हो सकता है पूछ देना भी, पूछे, हमें जानकारी होनी चाहिए। एक तो सर्वाइकल वाले एरिया पे आया, फिर थोरेसिक वाले पे आया, फिर लंबर वाले पे आएगा। तो कहा गया सर्वाइकल वाले एरिया पे, लंबर वाले एरिया पे स्पाइनल कोड की मोटाई ज्यादा होती है, और थोरेसिक वाले एरिया में मोटाई कम होती है विद रिस्पेक्ट टू सर्वाइकल एरिया और आपके लंबर एरिया के मुकाबले। और स्पाइनल कोड में दोनों ही नर्व्स होते हैं, कौन से, सेंसरी और मोटर, दोनों नर्व्स होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कोई एक ही है, दोनों नर्व्स का इसमें संगम होता है। मोटर नर्व्स कहाँ से निकल रहा है या जुड़ा हुआ है, तो ये सेरिब्रम और सेरिबेलम से जुड़ा हुआ है। सेरिब्रम हम लोग जानते हैं फोर ब्रेन का हिस्सा हुआ, और सेरिबेलम हो गया हाइंड ब्रेन का हिस्सा, पीछे वाला छोटा दिमाग सेरिबेलम कहते हैं। और सेंसरी नर्व ब्रेन के, ये सेंसरी नर्व भी सेरिबेलम से ही है। तो ब्रेन के जो संवेदी केंद्र हैं वहां तक ये फैले रहते हैं, वहां से जुड़े रहते हैं। ये मोटी मोटी जानकारी बस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा हुआ था जैसे कि सेरिब्रम में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। तो ऊपर वाला लेयर कहा गया ग्रे मैटर होता है, अंदर वाला लेयर व्हाइट मैटर होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने सेरिबेलम में भी देखा था, छोटे दिमाग में, उसमें भी दो होता है। ऊपरी हिस्सा जो है वो ग्रे मैटर का होता है, अंदर वाला हिस्सा व्हाइट मैटर का होता है। क्यों होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। उसी तरीके से स्पाइनल कोड में भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर ऊपरी वाला लेयर होता है और अंदर वाला लेयर ग्रे मैटर का होता है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देखेंगे, देखिए अंदर है ग्रे मैटर,
और अंदर ऐसे आकृति बन रही है, जैसे एच लिखा हुआ है, एच आकार का, इसको हॉर्न भी कहते हैं हम, सींग की तरफ ये निकला होता है। और बटरफ्लाई की एच तरह भी है। क्या? बटरफ्लाई की तरह भी है बिल्कुल। हाँ बटरफ्लाई की तरह, लेकिन बटरफ्लाई नाम नहीं दिया हुआ, ये भी ठीक है। आप वैज्ञानिक बनना तो इसको करना बटरफ्लाई, एच नहीं, इसको बटरफ्लाई कर देंगे। तो एच की तरह उसको कर दिया हुआ है। तो इसको ग्रे मैटर, इसमें क्या है ये ध्यान रखिए, इसमें ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर है। इसमें अंतर ये है, अब व्हाइट मैटर हो गया बाहर की साइड से लेयर वाला, और अंदर हो गया आपका ग्रे मैटर, और इसके बीच में देखिए एक छोटा सा छिद्र है, उसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं। सेंट्रल कैनाल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जब सीएसएफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने फोर्थ वेंट्रिकल से देखा हुआ था, सेंट्रल कैनाल निकलती है, उसमें सीएसएफ जाता है। तो ये हम लोगों ने सेंट्रल कैनाल देखिए, यहाँ पर ठीक बीचों बीच है, अंदर में सेंट्रल कैनाल है। अब सेंट्रल कैनाल भी हो गया। अब इसमें जो एच बना हुआ जो हॉर्न सा है, जिसको तितली सा आप कह रहे हैं, तितली में चार हो गया, पीछे भी दो, आगे पंख दो, पीछे पंख हो गया। तो इसको अगर बीच से ऐसे करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला हिस्सा हो जाएगा। एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा होता है, पहले ये बता दीजिए। पोस्टीरियर होता है पीछे, जैसे पीछे पीठ पीछे। वाला हिस्सा। हाँ अब ये ध्यान रखिए, इसमें बड़ा गड़बड़ होता है। एंटीरियर कौन सा हो गया, ए से शुरू हो गया, एंटीरियर हो आगे। गया ए, आगे वाला हिस्सा। आगे। और ए लेटरल बीच में। हाँ लेटरल तो साइड वाला हुआ, लेटरल मतलब साइड व्यू, लेटरल साइड व्यू होता है। अब ये देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर का यहाँ क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया तो, कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन लेटरल में होता है या पोस्टीरियर में होता है, ये एंटीरियर में होता है पोस्टीरियर में होता है, तो ये पोस्टीरियर में होता है सेंसरी वाला, यानी पीछे, और एंटीरियर में होता है मोटर न्यूरॉन्स वाला, मोटर न्यूरॉन्स। तो किसके एंटीरियर किसके पोस्टीरियर, तो ये जो आपका ग्रे मैटर है किसका, स्पाइनल कोड का, उस ग्रे मैटर में जो ये हॉर्न निकला हुआ है एच आकृति वाला, उसमें होता है, कौन होता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होता है। तो ऐसा सोचिए कि मोटर चला रहे, मोटर में ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, तो जो आदेश देगा वो आगे बैठा हुआ है। संवादिया जो होता है, संवाद ये हो रहा है वो हो रहा है, वो जो है सेंसरी हो गया, वो पीछे रहेगा। तो पोस्टेरियर पीछे रहेगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन, और आगे कौन रहेगा ड्राइविंग सीट पर, मोटर न्यूरॉन, क्योंकि चलाना आदेश देना डायरेक्ट वही देगा, तो वो हो गया मोटर न्यूरॉन वाला। इस तरह से जो ये नर्व्स होते हैं शरीर के अलग अलग अंगों में जुड़े होते हैं। तो सेंसरी क्या करता है, शरीर के त्वचाओं में ज्यादा मान लीजिए होता है, तो त्वचा से सारी जानकारी ब्रेन को देगा, फिर ब्रेन से उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन उसको मैसेज देगा कि क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है। इस तरीके से होता है। अब इम्पल्स यानी कि संवेदना कैसे पहुंचता है ब्रेन तक, तो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, जैसे दो तरीके से, दो स्रोत से पहुंचता है। जैसे कि अब जैसे संवेदना पहुंचने की बात आई तो कौन से उसका आएगा, सेंसरी नर्व की बात आई, क्योंकि पहुंचाने वाला कौन है, सेंसरी नर्व है। अब ये एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, एफरेंट या एसेंडिंग, एफरेंट या एसेंडिंग। तो सेंसरी नर्व जो है वो, उसको कहा जाता है एफरेंट, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, एफरेंट हुआ। और नीचे की तरफ जो आएगा वो डिसेंडिंग वाला हो जाएगा, इफरेंट हो जाएगा, ई से शुरू होगा, ये ए से है, ई से है। एग्जाम में ए और ई वाला आए तो ए वाला सामने वाला जो ऊपर चढ़ रहा है, ए से ऊपर, ई वाला है तो नीचे उतरने वाला, तो ई वाला आपका हो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स का, मोटर नर्व्स का, ये ध्यान रखिएगा। तो एफरेंट भी इसको कहा जाता है, किसको, सेंसरी नर्व को एफरेंट भी कहा जाता है। क्यों, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। जैसे अगर देखें एक तस्वीर में, अगर यहाँ पर मैंने निकाला हो तो, हाँ ये देखिए एफरेंट और इफरेंट वाला, यहाँ से समझ में आएगा। इसमें दो है, एक तो ऊपर की तरफ देखी जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो जो ऊपर जा रहा है वो एफरेंट वाला होगा, मैंने तीर भी लगाया हुआ है। और नीचे वाला हो गया वो इफरेंट वाला है, ये बाद में दिखाऊंगा, ये बना के रखा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, पहले हम लोग एफरेंट वाला देख लेते हैं, मतलब सेंसरी नर्व्स वाला पहले देख लेते हैं। तो सेंसरी नर्व्स ज्यादातर कहाँ है, त्वचा में होता है, त्वचा वगैरह के ऊपर में जहाँ जितने सारे नर्व्स हैं उसमें फैला होता है। इसके डेंड्राइट्स फैले होते हैं ताकि जो भी संवेदना होगी उस संवेदना को ग्रहण करेंगे, और उसको इम्पल्स द्वारा जो है पूरा भेजना है हमें, उसको रन करवाना है ब्रेन तक। बहुत फास्ट होता है ये,
इस रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पूरे त्वचा पे फैले होते हैं। जैसे आपको ठंड लग रही है तो कांपते हो, तुरंत जो है कंबल ले लेना है या चादर ले लेना है, जैसे मैंने मफलर लगा रखा हुआ है। दर्द, सर्दी गर्मी का एहसास है, ठंड का एहसास है, किसी ने दबाने का एहसास है, तो ये सारा ब्रेन तक पहुंचाता है। और ब्रेन में भी कहाँ पहुंचाता है, एक साइड वाला दूसरे साइड को, मान लीजिए राइट साइड में ऐसे टच हुआ तो ब्रेन में मैसेज जा रहा है कहाँ पर, लेफ्ट साइड ब्रेन में जा रहा है। और लेफ्ट साइड में जैसे कोई टच हुआ तो कहाँ जा रहा है, ब्रेन के राइट साइड में जाएगा। इसे लिखा हुआ है न्यूरॉन्स दूसरी ओर सेरिब्रम के सेंसरी एरिया में मैसेज पहुंचा। दूसरी ओर का मतलब शरीर के जिस साइड में है उसके अपोजिट साइड में ब्रेन को वो मैसेज भेजता है। फिर उसकी अनुभूति होती है, उसके लोकेशन का पता चलता है, फिर मोटर नर्व्स का काम शुरू होता है। ये तो हो गया त्वचा के द्वारा होता है। एफरेंट वाला जो सेंसरी नर्व जो ब्रेन को मैसेज भेजता है, एक तो स्किन के द्वारा भेजता है, त्वचा के द्वारा। उसके अलावे भी कई चीजें होते हैं, जैसे टेंडन है, मसल्स है, जॉइंट्स है, वहां पर भी सेंसरी नर्व्स होते हैं। कि आपके अंदर दर्द हो रहा है तो आप कहते हो "ओ, बहुत दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, स्किन पे नहीं नहीं, अंदर दर्द हो रहा है"। अब घुटने के अंदर दर्द हो रहा है तो वो सब कैसे पता चलेगा, टेंडन से, मसल से, ज्वाइंट से पता चलेगा, वहां भी सेंसरी नर्व्स हैं। उसके द्वारा जब वो रिसेप्टर्स मैसेज भेजता है ब्रेन को, तो वो कहा जाता है टेंडन, मसल्स और ज्वाइंट्स के द्वारा भेजा। तो दो तरीके से मैसेज भेज रहा है। इसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो आपके टेंडन, मसल्स और ज्वाइंट्स में होते हैं सेंसरी नर्व्स, उसको कहा जाता है। आंख कान से आने वाले इम्पल्स से इनका संबंध होता है। आंख कान से शरीर को बैलेंस देने से संबंधित होता है। यहाँ से नर्व इम्पल्स दो जगहों पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, जो टेंडन से, मसल्स से, इन जगहों से, ज्वाइंट से जो नर्व जा रहा है सेंसरी नर्व्स, वो कहाँ पर पहुंचता है। एक कहा गया 3 न्यूरॉन्स द्वारा इम्पल्स दूसरी ओर के हेमिस्फेयर में जाएगा, हेमिस्फेयर में जाएगा लेकिन अपोजिट साइड में जाएगा। उसके बाद कहा गया 2 न्यूरॉन्स द्वारा उसी तरफ के सेरिबेलम हेमिस्फीयर में जाएगा। यानी एक तो अपोजिट साइड सेरिबेलम में, और सेम साइड जो है सेरिबेलम में, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों बातें हो रही है। यानी कि दो जगहों पर ये मैसेज भेजता है। छोटे दिमाग को भी मैसेज भेजता है लेकिन छोटे दिमाग को सेम साइड में भेजता है, और बड़े वाले दिमाग को, फोर ब्रेन को जो भेजता है वो अपोजिट साइड में भेजता है। ये कौन भेज रहा है, नर्वस सिस्टम में आपका सेंसरी न्यूरॉन की ही बात हो रही है। तो सिंपल छोटी मोटी जानकारी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। अब मोटर न्यूरॉन्स का देखते हैं। देव जी का हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं बस इसको एक बार आप दोहरा देता हूँ आपके सामने। जो हाँ एफरेंट है वो मोटर नर्व्स वाला है, और जो इफरेंट है वो मोटर नर्व्स वाला है, जो एफरेंट है वो सेंसरी नर्व वाला है। बिल्कुल हाँ सही। बिल्कुल सही। एफरेंट जो पहले है, पहले मैसेज जाएगा तब तो एक्शन होगा, तो पहले मैसेज प्राप्त करेंगे तब एक्शन होगा। तो पहले जो प्राप्त करे वो एफरेंट होगा। और हम लोग एफरेंट जानते में एफरेंट में ऐसे भी तो ए से एफरेंट, और एफरेंट में ऊपर जा रहा है। हैं एफरेंट में ऊपर जा रहा है। ऊपर तो जा ये रहा है। कौन कर रहा है, किस नर्व से जुड़ा है, सेंसरी नर्व से जुड़ा है। सेंसरी नर्व से। ठीक है सर, और ठीक। ये वाला किससे होगा, मोटर नर्व से होगा, मोटर ये नर्व वाला से होगा। मोटर। ठीक है सर। ठीक। बस मैं दोहराने की कोशिश कर रहा था नहीं, बार बहुत बार। बढ़िया। देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना नई होती हैं, अगर हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो लगता है पहली बार में सर है, फिर। पिछला क्वेश्चन गलत चला गया था। अच्छा देखिए, अब मोटर न्यूरॉन्स का हम लोग देखते हैं। एफरेंट तो हो गया, अब इफेरेंट की चर्चा हो रही है, जिसको डिसेंडिंग कहते हैं, यानी नीचे उतरने वाला। तो इसीलिए उसमें से इफरेंट आएगा तो समझ लीजिए कि मोटर नर्व्स की बात हो रही है। अब नीचे उतर के मैसेज को दे करके अब एक्शन में आना है। तो ऐसे न्यूरॉन्स के बारे में बात हो रही है जो न्यूरॉन्स इम्पल्स को ब्रेन से दूर भेजती है, यानी मसल्स में भेजे, चाहे स्किन में भेजे, जॉइंट्स में भेजे, जहां भी भेजे, उसको अपवाही या अवरोही कहा जाता है। इसको, और ये होता कौन है, मोटर न्यूरॉन होता है। इसीलिए इफरेंट, अगर आ जाए इफरेंट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इफरेंट इम्पल्स किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तो मोटर के लिए। एफरेंट किसके लिए हुआ, तो सेंसरी के लिए हो गया। मोटर न्यूरॉन्स के स्टिमुलेशन होने से स्केलेटन मसल्स जितना है उसमें मूवमेंट होगा, स्मूथ मसल्स में भी मूवमेंट होता है, और हृदय पेशी में कॉन्ट्रेक्शन होता है। इतना ही नहीं, जो आपके ग्लैंड्स होते हैं उस ग्लैंड्स में भी सिक्रेशन होता है, चाहे हार्मोन का सिक्रेशन हो, चाहे आपके एंजाइम्स का सिक्रेशन हो,
एंजाइम्स का सिक्रेशन जनरली किसमें होता है? बाह्य ग्रंथि जो होता है उसमें होता है, इसमें डक्ट होता है। हार्मोन का किसमें होता है? जो अंतःस्रावी वाला होता है उसमें होता है। तो सिक्रेशन के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? मोटर होता है, इफरेंट वाला जिम्मेदार होता है। इतना ही नहीं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के द्वारा ये नियंत्रित होता है। स्वायत्त वाला तो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब मोटर नर्व्स के जो इम्पल्स हैं वो सेरिब्रम से स्पाइनल कोड के नर्व्स फाइबर से शरीर की वॉलेंट्री मसल्स में जाती है। वॉलेंट्री मसल्स कौन से हो गए? स्केलेटन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, सिंपल एक लाइन में। जिससे संकुचन होता है। संकुचन मतलब, संकुचन शब्द आ रहा है, कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है, मतलब एक्शन होता है, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, यही संकुचन है। यही संकुचन की वजह से ही ये हम एक्शन ले पा रहे हैं। ज्वाइंट्स में गति हो रही है, किससे हो रही है? सब हो रहा है मोटर नर्व्स के इम्पल्स की वजह से, यानी इफरेंट वाले से हो रहा है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है, स्पेशल नोट में यहाँ मैंने लिखा है, कुछ मोटर इम्पल्स मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, इन तीनों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ से जो कार्य होता है वो अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक वाला हम लोगों ने देखा सेरिब्रम से संबंधित है। अनैच्छिक वाला कहा? मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और छोटे मस्तिष्क से। मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम सीधा कह दें तो वो पूरा छोटा मस्तिष्क और मिड ब्रेन दोनों में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कौन से अनैच्छिक क्रिया से क्या संबंधित यहाँ कहा गया है? अनैच्छिक क्रिया का क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमें हल्की गति की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर को किसी खास स्थिति में बनाए रखना है। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी हम सोच करके नहीं पढ़ा रहे कि हमें बैठे बैठे रहना है, हमेशा नहीं सोच रहे हैं। जैसे हाथ उठाना तो हमें एक बार को सोचना पड़ता है कि हाथ उठाना, अब बैठे हैं तो बैठे हैं। कई बार क्या होता है, आप बैठे हो, यहाँ छोटी सी चींटी आई, आप बात करते रहे तो हाथ अपने आप वहां चला जाता है, चींटी हट गई, या थोड़ा सा हवा चली, एक दो रोआ हिला तो थोड़ी सी हल्की खुजली होती है, हाथ ऐसे कर लेते हैं, वो सब अपने आप हो जाता है। उसके लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं होती है। तो शरीर के पोस्चर को, जैसे बैठे ने पोस्चर बनाए रखना भी तो एक जिम्मेदारी है, यानी कि आसन को बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना। ये सब कहाँ से हो रहा है? मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, छोटे ब्रेन से हो रहा है। इसमें इच्छा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है ये अनैच्छिक क्रिया होती है। इस संदर्भ में अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक का मतलब हमेशा ये नहीं समझ लेंगे कि हम हार्ट की ही बात कर रहे हैं या हम आंत की ही बात कर रहे हैं, ऐसा अनैच्छिक में हमेशा नहीं समझ लेंगे, ये इससे जुड़ा हुआ। ऐच्छिक वाले में भी अनैच्छिक क्रिया कई बार होती है। अब कुछ होते हैं स्पाइनल नर्व्स जो मिश्रित होते हैं, मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स होते हैं। अभी हम लोगों ने दो देखा, एफरेंट इफरेंट देखा, एक सेंसरी हो गया, एक मोटर हो गया। उसके अलावे होता है कई बार दोनों आपस में जुड़ते भी हैं, एक अलग सा ही ट्रैक बना लेते हैं। जैसे कहा गया लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी सेल बॉडी स्पाइनल कोड के भूरे मैटर में होती है, हम लोग जानते हैं स्पाइनल कोड के भूरे मैटर में होती है। इनके एक्सोन स्पाइनल कोड से बाहर निकलते हैं और आने वाली सेंसरी नर्व्स के एक्सोन से जुड़ करके मिश्रित स्पाइनल तंत्रिका बना लेते हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा सेंसरी का अपना ट्रैक है और मोटर का अपना ट्रैक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कई मामलों में क्या होता है, सेंसरी और मोटर्स भी आपस में जुड़ते हैं। जुड़ते तो क्या, उसे टच नहीं होता, वो जुड़ना मतलब वो तो एक गैप होता है, स्नैप्स होता है, जिसको हम लोगों ने साइनेप्स पढ़ा हुआ था। तो ऐसे जुड़ते हैं दोनों, मोटर और सेंसरी भी आपस में जुड़ते हैं। तो वो जो जुड़ते हैं अलग अलग प्रकृति वाले, उसको मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये इंटर वर्टिब्रल फोरामेन से होकर गुजरते हैं। वर्टिब्रा के फोरामेन का क्या मतलब हुआ? छिद्र होता है, फोरामेन मतलब छिद्र। वर्टिब्रा में जो छिद्र है उससे निकलते हैं और अपना एक अलग ज्वाइंट्स बनाते हैं। कंकालीय पेशियों में, यानी कि जो स्केलेटन मसल्स है, उसमें तंत्रिका आवेग सामान्यतः निचले प्रेरक न्यूरॉन्स से ही कंट्रोल होते हैं। इसकी कुछ न्यूरॉन्स की बॉडी मस्तिष्क में होती है, कुछ की स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कई बार जो हम गति करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारा कुछ ब्रेन ही इन्वॉल्व हमेशा हो, जरूरी नहीं है। कई बार वो बीच में भी मंत्री मंत्री भी काम कर लेते हैं। तो कई बार मिक्स्ड स्पाइनल नर्व से भी वो काम हो जाता है, छोटे मोटे काम तो ऐसे नहीं पड़ जाते, सब में मोदी जी थोड़े एक्शन लेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स का ये काम, हम लोगों ने पहले भी ये देखा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्रेन के बारे में देखा, ब्रेन की संरचना हम लोगों ने देख लिया, एनाटॉमी अच्छे से देख लिया उसका, थोड़ा बहुत हम लोगों ने फिजियोलॉजी भी देखा। और
फिर हम लोगों ने स्पाइनल कोड देखा, स्पाइनल कोड की एनाटॉमी हम लोगों ने देखी, थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग जैसे ही कहें कि दो चीज हमने पढ़ लिया, एक पढ़ लिया ब्रेन, दूसरा हमने पढ़ लिया स्पाइनल कोड, तो हम ये कहेंगे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ लिया हुआ। क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ लिया हुआ। तो नर्वस सिस्टम कितने होते हैं? उससे पहले आपको तस्वीर दिखा, ये वीडियो देखिए, ऐसे ही है जैसे कि पूरा बॉडी में काम हो रहा है। देखिए कैसे नर्व्स का जाल फैला हुआ, लेकिन राजा कौन है? ब्रेन है। ब्रेन से सारा, फिर देखिए स्पाइनल कोड साफ साफ आपको दिख रहा है, स्पाइनल कोड से फिर सारे नसें निकल रही हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जहां तक है यहाँ रोकते हैं। जहां तक ब्रेन और स्पाइनल कोड है, सिर्फ अंदर अंदर, मान लीजिए शादी का माहौल है घर में, और घर में बैठ करके बड़े आदमी जो है पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक कमरे में कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं प्लानिंग, तो प्लानिंग जहां पे हो रहा है वो एरिया आपका हो गया नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। वो एरिया क्या हो गया? मुख्य केंद्र हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जैसे वो प्लानिंग हो गई, सारे लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर जो है वो बाहर भी तो जाएगा काम करने के लिए। कोई सहायक होगा जो बाहर जाएगा उनके आदेश को लेकर के काम करवाने के लिए, वहां से मैसेज लाने, फिर पूछने के लिए। तो बाहर जो नसें निकलेंगी वो सब आ जाएगा आपका दूसरे नर्वस सिस्टम, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ से अब ब्रेन में काम हो रहा है, लेकिन ब्रेन से देखिए मैसेज बाहर भी जा रहा है। तो बाहर जितना काम हो रहा है, अंदर का एरिया हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाहर जो काम हो रहा है, जितने नर्व्स निकल रहे काम कर रहे हैं, वो आपका हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट होते हैं। फिर सोमेटिक होगा, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। अब देखिए इसमें जैसे ब्रेन से मैसेज जा रहा है, हम लोगों ने कहा एफरेंट नर्व्स और इफेरेंट नर्व्स। तो एफरेंट हो गया आपका सेंसरी, इफेरेंट हो गया आपका मोटर नर्व्स, और इस तरीके से देखिए इम्पल्स जा रहा है। और ये देखिए ये अब आपका बहुत ही क्लोज व्यू है। ये किसका व्यू है? ये आपका ये है तंत्रिकाएं हैं, यानी न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स देखिए इस तरीके से हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए में भी देखिए साइनेप्स कैसे बन रहा है, दोनों के बीच में गैप आएगा। अभी एक दो साइनेप्स आपको क्लोज से दिखाता हूँ, एक दो साइनेप्स आपको क्लोज से नजर आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, इस यहाँ पर देखिए जहाँ एक लाइट ये जल रही है साइनेप्स के बीच में, यहाँ देखिए दो साइनेप्स है ना। ये क्या हो रहा है आपस में? देखिए पूरा टच नहीं है, दूर दूर है, लेकिन इसको इसी को ज्वाइंट कहा जाता है। ये जो न्यूरॉन्स के ज्वाइंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पकड़ के नहीं रखते हैं, दूर दूर ऐसे होते हैं, लेकिन ये इतने में ही ये अपना मैसेज भेज देते हैं। इतने में यहाँ से मैसेज समझा रहे हैं कि यहाँ भी है, एक ऊपर यहाँ देखिए, एक ये राइट साइड में कोने में देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये साइनेप्स इसको बोलते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, वो एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में ये कनेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होता है। अब हम लोग इसी में दूसरा देखते हैं, दूसरा वीडियो। सर अब देख, इलेक्ट्रिक करंट की तरह। इलेक्ट्रिक करंट की तरह है, तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम हमारा ऐसे ही काम करता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या पार्ट हम लोगों ने देखा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, अंदर वाली प्लानिंग सब वहां हो गई। जैसे उसमें से नर्व्स बाहर निकलने लगेगा, वैसे हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का अर्थ ही होता है, पेरिफेरल मतलब क्या होता है? परिसरीय, परिसर। एक तो घर के अंदर, घर के बाहर वाला परिसर। तो घर के अंदर कौन कौन हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कोड हो गया। और घर के बाहर जो जैसे मामला बाहर निकला, एक्शन के लिए आए, सब्जी लेने जा रहे हैं कि बारात को कुछ करने जा रहे हैं, परिसर हो गया वो कौन सा हो गया आपका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो आ जाएगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, एक हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में क्या अंतर है? तो सोमेटिक वाला तो वो हो गया जिसमें स्वैच्छिक गतिविधि होता है, जो आपके स्केलेटन मसल्स वाला होता है, उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो अपने हिसाब से हाथ को उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ये सब हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। तो अब दूसरा हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला, हार्ट के फंक्शंस हैं, ब्रीदिंग हमारा चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट होता है। दो पार्ट क्या होता है? दो पार्ट क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में होम्योस्टेटिस बनाए रखने के लिए, सम स्थिति बनाए रखने के लिए दो तंत्रिकाएं होती हैं, दो न्यूरॉन्स अलग अलग हर पार्ट में होता है। जैसे मान लीजिए किडनी है या हार्ट है, तो दोनों में
सिंपैथेटिक के भी नर्वस नर्व्स होंगे और पैरासिम्पैथेटिक के भी नर्व्स होंगे। क्यों होंगे? अगर मान लीजिए हमने टाइगर देख लिया, अचानक से डर गए, तो वो किसने किया? वो सिंपैथेटिक वाले ने किया कि हमें डरा दिया, डराया। डरना जरूरी है, अब डरेंगे नहीं तो पता चला शेर तो खा गया, भागेंगे नहीं तो शेर खा गया। तो वो जानबूझ करके आपको हाइपर एक्टिव बना देता है। हाइपर एक्टिव बनाता है तो उस समय हम अपना बचाव करते हैं, जरूरत है उस शरीर के लिए। और दूसरा वाला क्या करता है? उसका काम बाद में शुरू होता है। इन्होंने तो भगा के आपको बचा लिया तो अब जा करके दूसरा वाला आपको मेडिटेशन, देव जी मेडिटेशन कराएंगे, स्ट्रेचिंग कराएंगे कि नहीं नहीं रिलैक्स कीजिए, मरहम पट्टी करेंगे। तो वो हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वो रिलैक्स कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात हो गया ना, उन्होंने बचा के घर। एक मान लीजिए पापा है, एक मम्मी है, पापा ने बाहर से सुरक्षा कर दिया, कुछ वो लड़ रहे हैं, अब मम्मी आके अच्छा से भोजन दिया, बच्चा सो जाओ सो जाओ, वो पैरासिम्पैथेटिक हो गया, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हो गया। तो जब दोनों का संगम होता है, माता पिता जिसके दोनों होते हैं, वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित होता है, उसका देखेंगे बैलेंस ज्यादा होता है। जिसके सिर्फ माता ही माता है, पिता नहीं है, पिता ही पिता है, माता नहीं हो, क्या होता है? दोनों तरफ उसका बैलेंस नहीं हो पाता है। वो बच्चा कहते हैं ना बेचारा अनाथ है, इस तरह से कहता है। लेकिन हमारी बॉडी में दोनों चीजें भगवान ने दिया हुआ है, सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने क्या देखा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल वाला हो गया। उसके बाद जो नर्व्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसमें भी हम लोगों ने देखा बाहर जो क्रिया हो रही है, स्वैच्छिक क्रिया, हाथ उठा रहे नहीं उठा रहे, ये सब सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो अपने आप क्रिया हो रही है, ऑटोनॉमिक हो रही है, वो हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हुए, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। तो एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा हुआ परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि नहीं दिक्कत होगी। उसी की जो अभी जितनी बातें हमने कही उसी की व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है। अब उसको अलग से बढ़ते हैं। अब नर्वस सिस्टम का दो पार्ट हम लोगों ने देख लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बिना नाम बताए हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया मतलब ब्रेन को पढ़ लिया, स्पाइनल कोड पढ़ लिया, हमारा काम है वहां तक कंप्लीट। अब किसको पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां से आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो इसमें दो चीजें आएंगी, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकल रही हैं, उनके बारे में पेरिफेरल पढ़ेंगे। कहीं क्यों? ब्रेन में पढ़ रहे थे, स्पाइनल कोड से निकल रही हैं, तो उसको सेंट्रल में नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं, सेंट्रल में सिर्फ घर के अंदर प्लानिंग हो रही है, वो अंदर अंदर वाला है, वहां से मैसेज वैसेज है, वो बहुत काम उनके पास है, उतना ही रहने दीजिए। अब जो बाहर निकलेंगे ना, वो बाहर से हो गया, चूंकि पेरिफेरल मतलब परिसर, घर के अंदर से बाहर निकला, तो वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए पूरा। तो उनको कहा कि इसको अलग ही डिपार्टमेंट बना दो, एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया गया। तो पेरिफेरल में कितनी चीजें होंगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। तो कहा गया ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स बाहर निकलती है। ब्रेन से कितनी? 12 जोड़ी, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नर्व्स बाहर निकलती है। पेयर की बात हो रही, 12 जोड़ी मतलब 24, 31 जोड़ी मतलब 62, लेकिन पेयर में ही बोला जाता है। तो 12 जोड़ी नर्व्स कहाँ से निकल रही? ब्रेन से। ब्रेन का मतलब इस इलाके को क्या बोलते हैं? क्रेनियल। ये क्रेनियल बोन के द्वारा ये ढका हुआ है, इसीलिए इस नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। अब ध्यान रखिए, अब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा उस इस टर्मिनोलॉजी से पूछा जाएगा कि क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं। तो 12 जोड़ी है तो जोड़ी में तो 12 हो जाएगा, संख्या में हुआ तो 24 हो गया, ये ध्यान रखेंगे। और अगर यही से कहा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड में कितने नर्व्स की चर्चा होती है, तो 31 जोड़ी की चर्चा होती है। अगर संख्या पूछे तो 62 हो गया नर्व्स। और अगर दोनों को जोड़ दे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुल कितने नर्व्स की बात होती है, तो कितने हो गए? 43 पेयर नर्व्स के फंक्शन की स्टडी की जाती है। किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 पेयर नर्व्स की चर्चा होती है। अब 43 जोड़ी जो नर्व्स हैं उसके बारे में किसमें पढ़ते हैं हम लोग? पूरा पेरिफेरल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व्स है उसको पढ़ेंगे, और उसको सीक्वेंस में याद करना होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रेनियल नर्व्स में। क्रेनियल मतलब जो ब्रेन से निकल रही है, ये जो क्रेनियल बोन है इससे निकल रही है, तो इसको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि एक इसके 12 जोड़ी।
अब देखिए इसको कैसे जो है याद रखना है, इसको 12 जोड़ी नर्व्स के नाम को याद रखना पड़ेगा। कैसे कैसे इसको, हालांकि इसके नाम जो दिए गए ना, जो इसके एक्शन है, एक्शन के हिसाब से ही नाम दिए गए हैं। 11, 12, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें सबसे पहले ऑल फैक्ट्री है, फिर है ऑप्टिक नर्व, यहाँ जो दिख रहा है आपको ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक नर्व दिया हुआ है। तो ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक नर्व जो है ये दोनों सेरिब्रम से निकलता है। पहले तो ये जान लीजिए 12 जोड़ी नर्व में 2 जो है वो सेरिब्रम से निकल रहा है, बाकी जो 10 जोड़ी नर्व है वो अंदर चला गया। अंदर मतलब वो आपके ब्रेन स्टेम से निकलता है, सीधा सही जान लीजिए। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम कहाँ हो गया, मिड ब्रेन से लेकर के आपके मेडुला ऑब्लंगेटा तक माना जाता है ब्रेन स्टेम है, माना क्या जाता है वही है। तो ये भी ध्यान रखिए कि सेरिब्रम से दो, यानी फोर ब्रेन से दो ही निकल रहा है। कौन सा, ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक। ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक दो ही निकल रहा है, बाकी 10 कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेन स्टेम से निकल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको पूरा सिक्वेंस में याद करना है, और इसमें लिखा भी जाता है रोमन में ही 1 2 3 4 लिखा जाता है। तो ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, फिर ट्राइगेमिनल, इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। ये तस्वीर एक बार बस ध्यान में देख लीजिए, फिर आगे हम लोग इसके नाम देखते हैं। ये 12 नर्व्स के क्या नाम है, और सीक्वेंसिंग ऐसे ही की जाती है इसकी। इसमें सीक्वेंसिंग का इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और आगे हो सकता है कि पूछा जाए। तो हम लोग कुछ निमोनिक वगैरह देखेंगे, बना करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास भी कुछ निमोनिक हो तो आप अपने निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं कि स्क्रीन पर आ जाए। तो ये 12 नर्व्स हैं। पहला है, पहले नाम सबका पढ़ लेते हैं, ऑल फैक्ट्री। क्या बात है, सभी फैक्ट्री को देख लेते हैं पहले, ऑल फैक्ट्री। फिर है ऑप्टिक नर्व्स, ऑल फैक्ट्री में जाके देख लिया, ऑप्टिक चश्मा लगा के देख लिया, मैंने तो पहना हुआ है। फिर कहा गया ओकुलोमोटर, ओकुलोमोटर, चलिए ओकुलोमोटर मोटर भी देख लिया वहां जाके। फिर कहा गया ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल। तो मोटर आवाज कर रहा है, ट्रॉक ट्राई, ट्रॉक ट्राई। उसके बाद है एब्डुसेंट, ट्रॉक ट्राई आवाज सुने तो एबडक्शन हम लोगों ने मूवमेंट पढ़ा हुआ है, दूर हटो, सेंट्रल लाइन से दूर हटो। तो एब्डुसेंस हुआ कि नहीं, दूर हटो, मोटर से पास नहीं जाना है, दूर हटो। फिर है फेशियल, अब नंबर भी देखना है, फेशियल वाला 7वें नंबर पर है। चेहरा वगैरह धो लीजिए, फेशियल, फेशियल करवा लीजिए। फेशियल करवाए तो अब फिर से आवाज सुनेंगे, ऑडिटरी वाला, ऑडिटरी को दूसरा नाम भी कहा जाता है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर कहा जाता है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। इसी को ऑडिटरी भी कहा जाता है, ऑडिटरी नर्व्स इसको कहा जाता है। सुन लिया। फिर कहा गया ग्लोसोफेरिंगियल, ग्लोसोफेरिंगियल। फेशियल किया, सुना, और चेहरा चमकने चमकने लगा, ग्लोसोफेरिंगियल, एकदम चेहरा चमकने लग गया, या चमकाने के लिए उंगलियों से और सफाई कर रहे हैं चेहरे की। फिर कहा जा रहा है वेगस नर्व, वेगस, वेगस लिखा हुआ, वेगस पढ़ा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व है ये क्रेनियल की। क्रेनियल की सबसे लंबी नर्व कौन है, हो सकता है आ जाए। तो वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व है, जो आपके स्टमक तक में फैला हुआ है, स्टमक वगैरह में भी ये फैला हुआ वेगस नर्व। उसके बाद है एक्सेसरी। अब देखिए एक्सेसरी, और उसके बाद आपका हो गया 12वां, हो गया हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल 12वां है। क्या है ये, क्रेनियल 12 जोड़ी नर्व है, सब में जोड़ी है, पेयर लगा हुआ है। अब याद कैसे करेंगे, सीक्वेंस में याद करना है। तो देख लीजिए मैंने एक दो बनाया हुआ है, देख लीजिए, आप लोग भी कुछ बना सकते हैं, बना लीजिए। जैसे कि ऑल फैक्ट्री, सब लोग फैक्ट्री में आइए, ऑप्टिक चश्मा लगा करके, ऑकुलोमोटर मोटर को देखिए, कैसे याद हो जाए। तीनों तो वैसे ओ ही है, कई जगह पे ओ से भी बनाया जाता है ओनिमोनिक। तो ऑल, हाँ, चश्मा सभी पहनो, लोग मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री में, जाओ। फैक्ट्री में आकर के चश्मा पहन करके मोटर को देखना है, ओकुलो मोटर। पहले तो नाम याद होना चाहिए तब ना, मोटर तो हो गया, तो कौन सा मोटर, ओकुलो मोटर, तो नाम तो पहले याद करना पड़ेगा बोल बोल के। तो मैंने बोला, बोलेंगे, कान सुनेगा, हाथ लिखेगा, फिर आंख बंद करके स्मरण कर लेंगे, याद हो जाएगा। फिर मोटर कैसा आवाज करे कर रहा है, ट्रॉक ट्राई, ट्रॉक ट्राई, ट्रॉक ट्राई। तो ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल, ये हो गया। अब जैसे ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल हुआ तो वहां फैक्ट्री वाले ने कहा नहीं नहीं, दूर हटो, दूर हटो, एब्डुसेंस हो गया, दूर हटो। उसको जोड़ लेंगे एबडक्शन वाले से, एडक्शन जुड़ना, एबडक्शन पाँव का बाहर होना, याद है ना। एब्डुसेंस, एब्डुसेंस वाला हो गया। अच्छा,
अब उस दौरान क्या हुआ, मोटर को देखने गए थे तो धुआं लग गया तो चेहरा हो गया काला। धुआं लग गया तो क्या हुआ, फेशियल लगाए, सब लोग फेशियल करो। चलिए एब्डक्शन दूर हो गया और सब लोग फेशियल कर रहे हैं। फेशियल सब लोगों ने पहले किया, फिर कहा सुनो 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 सुनो, कहा हाँ जी सुनाइए। तो सुनो, फेशियल करने के बाद सुनो, पहले चेहरा वरा धो लिया, सुनो, अब ऑडिटरी हो गया। उसी को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर कहा जाता है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व्स हो गया। सुन लिया, क्या सुनना है, कहा, अरे वाह, सबका जो है चेहरा चमक रहा है, ग्लोसोफेरिंगियल, सबका ऐसा उंगली फिराया तुम लोगों ने अपने अपने चेहरे पे साफ करने के लिए, एकदम ग्लॉसी हो गया, वह चमकदार हो गया, ग्लोसोफेरिंगियल, ग्लोसोफेरिंगियल। कहा अच्छा बहुत बढ़िया। कहा अब चलो यहाँ से चलते हैं, तो क्या करना है, बैग में एसेसरी डालना है, बेगस एसेसरी हाइपोग्लोसल। अरे वो कंफ्यूज। अपने अपने बैग में सब लोग एसेसरी को डाल दीजिए। बैग में एसेसरी डाल दिया, कौन सा एसेसरी, हाइपोग्लोसल वाला, जिससे चेहरा ग्लोसी हुआ था, सारे एसेसरीज को डाल दीजिए। तो बैग में एसेसरी डाल दीजिए हाइपोग्लोसिस वाला। तो ऐसे याद करना पड़े, लेकिन ये याद तभी होगा जब आपको कम से कम ये नाम फैमिलियर हो जाएगा तब। अब इसको याद करने के कई और तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक जगह निमोनिक मैंने देखा, वहां लिखा हुआ ओह 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 टच एंड फील अ वेलवेट ग्रीन विंटेज एंड अ होली। ओह 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 ओ ओ ओ वाला था, टच एंड फील अ वेलवेट ग्रीन विंटेज एंड अ हॉली। अब इसको भी आप लिख करके अपना बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। दूसरा तो मैंने ये फैक्ट्री वाला बना ही दिया है। सर ओ वाला शुरू वाला आपका अच्छा था, ये ओ से तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, इंग्लिश वालों को ओ से समझ आ रहा है ना, ओ ओ ओ टच एंड फील अ वेलवेट, एक बार टच एंड फील। नाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये भी समझ में आएगा, बार बार हाँ पढ़ेंगे। सही, वही इसलिए मैंने कहा मेन है नाम का, वो फैमिलियर हो जाएंगे ना उससे, तो वो फिर दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो पहले बात हुई थी, शुरुआत की 2 जोड़ी नर्व सेरिब्रम से निकलती है, यानी फोर ब्रेन से। बाकी की 10 जोड़ी जो नर्व्स है स्क्रेनियल की, वो आपको ब्रेन स्टेम से निकलती है, जिसमें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों है। और सभी 12 जोड़ी नर्व्स में कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स नर्व है। हम लोगों ने 3 नर्व्स के बारे में पढ़ा, सेंसरी नर्व्स, किन्हीं का माइक खुला है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। तो इस 12 जोड़ी में ये भी देखना पड़ेगा, किनका माइक खुला होगा, किन्हीं का, ये भी देखना पड़ेगा कौन सा मोटर नर्व्स है इसमें, कौन सा। हाँ बंद हो गया, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 12 नर्व में हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दें कि ये वाला नर्व जो है, मान लीजिए वेगस नर्व पूछ दिया, वेगस नर्व सेंसरी है या ये मोटर नर्व्स है या मिक्स नर्व है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देख लिया सेंसरी वाला, क्या देख लिया, ये एफरेंट वाला है, मोटर वाला देख लिया, इफरेंट वाला है, मिक्स वाला देख लिया, दोनों आपस में मिल करके मिक्स बनाते हैं। अब देखिए इसमें कौन होगा, इसमें भी कुछ निमोनिक आप लोग बताइएगा कैसा बनाया जाए। क्रेनियल नर्व्स 12 हम लोगों ने देखा, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, फिर ट्रॉक ट्राई हो गया, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, फिर एब्डुसेंस हो गया, फिर ग्लोसो वाला हो गया, एब्डुसेंस के बाद ग्लोसोफेरिंजियल करने लगा। फिर उसके बाद ऑडिटरी वाला देखा, सुनो सुनो सुनो, सब लोग बैग उठाओ, बैग उठाया, एसेसरीज रखो, फिर ग्लोसो वाला लास्ट में आया हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब सवाल है कौन सा है, ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक जो है, ये दोनों सेंसरी है, ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक सेंसरी है। ये है जो है ब्रेन को मैसेज लेके जा रहा है सेंसरी नर्व से, ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक वाला। ऑल फैक्ट्री का क्या काम है, सूंघने के लिए। समोसा बन रहा है, इससे मुझे खुशबू आ रही है, कि मान लीजिए सरिता जी अगर क्लास में है तो सरिता जी के यहाँ बहुत अच्छा समोसा बन रहा है, मुझे खुशबू आ गई। ये किसका काम हुआ, ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से खुशबू आई, ऐसे ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री से खुशबू आई कहाँ, सरिता जी की फैक्ट्री कहाँ, फरीदाबाद में फैक्ट्री लगाया होगा, समोसा कह रहे थे बहुत अच्छा लड्डू बनाया, भेजा तो है नहीं। तो ऑल फैक्ट्री में लड्डू बना तो उसकी खुशबू आ गई, सूंघने से संबंधित हो गया, कौन सा हुआ, सेंसरी नर्व हो गया। फिर उसके बाद हुआ ऑप्टिक, आंख से देखने वाला। ऑप्टिक में देखिए 4 नर्व का होगा इसमें, आंख से देखने वाला हिसाब किताब। इस 12 में से 4 जोड़ी नर्व तो आंख से देखने से संबंधित है, क्योंकि आंख में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे मसल्स होते हैं, 6 मसल्स होते हैं। हर मसल्स को कंट्रोल करने के लिए एक ही नर्व्स नहीं करेगा, अलग अलग नर्व्स कंट्रोल करता है। तो ऑप्टिक का मतलब ही होता है देखने से संबंधित, ये भी सेंसरी है। फिर पहला 2 हो गया सेंसरी, नीचे का 2 है मोटर, ऑकुलोमोटर
और ट्रोक्लियर, ऑकुलोमोटर और ट्रोक्लियर, ये दोनों भी, ऑकुलोमोटर और ट्रोक्लियर भी आंख से संबंधित है। एक आंख घुमाना, ये जो गोलक है ना, इसको जैसे घुमा घुमा के देखते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑकुलोमोटर, आंख घुमाना। लेकिन ये है मोटर नर्व्स का। ये कहा, इधर घुमा के देखो क्या है, उधर घुमा के देखो क्या है, ऊपर देखो नीचे देखो क्या है, ये मोटर नर्व्स है। ट्रोक्लियर भी मोटर नर्व्स है। ट्रोक्लियर भी क्या है, मोटर नर्व्स है, लेकिन अलग मसल से जुड़ा हुआ है ये। आंख की सुपेरियर ऑब्लिक मांसपेशी का नियंत्रण होता है इसमें, तो अलग अलग मांसपेशी को कंट्रोल करता है। फिर है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है ये मिक्स नर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइजेमिनल भी है, ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है ये। एक तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे लंबी क्रेनियल नर्व वेगस नर्व, और एक है सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व, वो है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल और बड़ी है और मिक्स भी है, इसमें मोटर और सेंसरी दोनों का मिक्सचर है। और ये क्या करता है, चेहरे की जो संवेदना, अलग अलग जो भाव बनाते हैं, और जो ये चबाते हैं, मैसेटर मसल्स होता है ना, ये मैसेटर मसल से ही से जुड़ा हुआ, मैसेटर को कंट्रोल कर रहा है ये कौन, ट्राइजेमिनल। उसी नर्व की वजह से हम चबाते हैं। पता नहीं आजकल मूंगफली सब लोग चबा रहे होंगे, मूंगफली का सीजन आ गया हुआ है। मूंगफली मेरे यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, यहाँ जहाँ हम दिल्ली में रहते हैं ना, मूंगफली की बगल में मंडी है, तो बहुत ही सस्ती मूंगफली है, सिर्फ 100 रुपए किलो है मूंगफली, सिर्फ 100 रुपए। बाहर जाए बड़ा महंगा, तो हम जाते हैं कभी घूमते हुए, कभी मौका मिलता है हफ्ते में तो ले आते हैं। तो ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल क्या हो गया, ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व। अब नोट कीजिए अपनी डायरी में, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल है। और ये क्या है, मिक्स नर्व है, चेहरे की संवेदना और चबाने वाला काम, चबाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो वहां पे हो गया सबसे बड़ी नर्व कौन सा, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल। अब उसके बाद है मोटर ट्रॉक ट्राई हो गया, अब मोटर से दूर होना है, एब्डुसेंट वाला हो गया। तो एब्डुसेंट में कहा गया है, एब्डुसेंट वाला कहा गया मोटर से दूर होना था, तो वो कहा गया आंख की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता, आंख से देखेंगे तो दूर होंगे, ये क्या हुआ, मोटर नर्व से संबंधित हो गया। आंख की देखिए आंख वाला फिर से आ गया एक, आंख वाला चारों का एक साथ अभी लिख लेंगे हम लोग, तो याद रहेगा, संख्या भी लिख लेंगे कौन कौन सी संख्या आंख वाला। एब्डुसेंट भी क्या है, मोटर नर्व है। फिर फेशियल, फेशियल वाला चेहरे पे बिल्कुल फेशियल कर रहे हैं, ये क्या है, मिक्स है, चेहरे की मांसपेशियों का नियंत्रण। देखिए चेहरे की संवेदना वाला ट्राइजेमिनल में भी था, और फेशियल भी चेहरे वाला है, चेहरे की मांसपेशी का नियंत्रण। और जिह्वा में तो दो दो होता है, जिह्वा में एक से नहीं काम चलता है, जिह्वा का जो अगला हिस्सा होता है वो फेशियल नर्व से काम करता है। इसलिए फेशियल नर्व में जब दिक्कत होती है तो बोलने में जो होता है टंग लड़खड़ाने लगता है। जिनको फेशियल नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरा तो टेढ़ा हो ही जाता है, साथ साथ बोलने में भी दिक्कत होती है। क्यों होती है, जिह्वा का जो अगला हिस्सा होता है वो फेशियल नर्व से जुड़ा होता है, और पिछला हिस्सा किससे जुड़ा होता है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग आते हैं 8वें नंबर पर। अब ये ध्यान रखिए, फेशियल कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर। कुछ चीजें याद कर लीजिए, इतने नंबर पर इतने नंबर, फेशियल 7वें नंबर पर, मिक्स है। अब आता है 8वें नंबर पर, फिर सेंसरी है, ये है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, कॉक्लियर शब्द आया तो सुनने से संबंधित हो गया, सुनना किससे हुआ, कान से संबंधित हो गया। कू कू ऐसे, कोयल किया कू, कॉक्लियर कू। तो ऐसे ध्यान रखिए, कोयल की आवाज कहाँ से सुनते, कान से सुनते। और हम लोग जानते हैं, यूनिट 9 में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, कान में एक लिक्विड होता है संतुलन बैलेंस बनाने के लिए, तो सुनना और बैलेंस बनाना भी इससे हुआ, किससे, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर क्या है, ये सेंसरी है, कुछ चीज सुन करके ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। कान कोई आंख तो है नहीं देख करके कोई एक्शन लेगा, तो सुनना है तो ये सेंसरी हो गया, संतुलन बनाना सुनना, ये सेंसरी हो गया। कौन सा, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व है, क्रेनियल नर्व पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्लोसोफेरेंगियल। अब चेहरा को ग्लॉसी बनाना है, चेहरा ग्लॉसी बना लिया हम लोगों ने। ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल ये मिक्स नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स नर्व है। ये किस में मदद करता है, निगलने में और स्वाद में। अरे जिह्वा पे ये भी आ गया, जिह्वा पे अभी आपने देखा फेशियल वाला भी जिह्वा पे था, और ग्लोसोफेरेंजियल भी जिह्वा, लेकिन जिह्वा का पिछला हिस्सा। ग्लोसोफेरेंजियल में क्या है, जिह्वा का पिछला हिस्सा वाला पे इसके नर्व्स का कंट्रोल होता है, और अगले हिस्से पर किसका होता है, फेशियल नर्व का कंट्रोल होता है।
साथ ही ग्लोसोफेरेंजियल का क्या होता है, ग्लोसी बना देता है। ग्लोसी नाम है ना, तो लार निकालेगा। लार क्या होता है, लिक्विड होता है, वो आपको स्मूथ बना देगा। ग्लोसोफेरेंजियल लार ग्रंथि, निगलना, कुछ निगलते हैं तो लार की वजह से निकला जाता है। सूखा सूखा होता है, एक घुट पानी लो तब निकलो, वो वाला नहीं। स्वाद भी हमें पता चलता है, किससे पता चलता है, ग्लोसोफेरेंजियल से। लार भी किससे निकल रहा है, ग्लोसोफेरेंजियल से। कौन सा नर्व है, मिक्स नर्व है। फिर हम लोग आते हैं वेगस नर्व, जो सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। सबसे लंबी क्रेनियल नर्व, ये याद रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ तक है, इसका तो बड़ा लंबा है हिसाब किताब। हृदय, फेफड़ा, पाचन संस्थान सब तक चला जाता है, बड़े लंबे दूरी। हाथ बड़े लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, वेगस के हाथ लंबे हैं। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आएगी कि वेगस नर्व तो आप कह रहे हो क्रेनियल से निकलता है, फेफड़ा और पाचन संस्थान हृदय तक जा रहा है, तो इसको तो स्पाइन में गुजरना पड़ रहा होगा। स्पाइन से जैसे ही गुजरेगा तो ये तो फिर जो है वहाँ 31 जोड़ी माना चाहिए। नहीं नहीं, स्पाइन के अंदर से नहीं गुजरता है। स्पाइन के एक छेद में तो घुसता है, अंदर नहीं, बाहर बाहर। स्पाइन के अंदर वो स्पाइनल कोड में नहीं जाता है, ये बाहर बाहर से निकल करके बाहर बाहर से अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं जा रहा है, इसलिए 31 जोड़ी में इसको नहीं गिनेंगे। अब उसके बाद बैग में एसेसरी डाल दिया। एसेसरी हो गया, ये है मोटर। फिर एसेसरी मोटर कहाँ पर है, ये एसेसरी नर्व जो आपके दो जोड़ी गर्दन कंधों की मांसपेशियों का नियंत्रण कर रहे हैं। एसेसरी कहाँ ला देंगे, कंधे पे ला देंगे। बैग कंधे पे लाद लिया ना, तो एसेसरी कहाँ लादा, कंधे पे। तो गर्दन और कंधे की मांसपेशियों का नियंत्रण किससे होता है, एसेसरी से होता है। फिर जो अंतिम क्रेनियल नर्व है वो है हाइपोग्लोसल, वो भी मोटर नर्व है। हाइपोग्लोसल जैसे ग्लोसल वाला दोनों है ना, दोनों ग्लोसल वाला देखिए जिह्वा से संबंधित है, तो बोलने निगलने में ये भी मदद करता है। बोलने नहीं, जिह्वा पे भी 3 आपका हो गया। जिह्वा पे फेशियल भी हो रहा है आपका, ग्लोसोफेरेंजियल भी हो रहा है, और हाइपोग्लोसल भी हो रहा है। हाइपोग्लोसल बोलने निगलने में सहायता करता है। अब इसको हम लोगों को ये देखना है, हम लोगों ने फंक्शन देख लिया, कौन सा मोटर है कौन सा वो है वो देख लिया। एक बार निमोनिक कुछ देख लेते हैं। आप लोग कुछ अच्छा निमोनिक मिले तो बताइएगा। टाइप्स ऑफ नर्व का निमोनिक, SS 128 या SS रूम नंबर 128, ऐसे भी कई जगहों पर लिखा। SS रूम नंबर 128। तो SS वाला 128 वाला हो गया, यानी सेंसरी वाला 128 हो गया, पहला दूसरा और 8वें नंबर का। फिर है मोटर वाला MM 346 11 12, MM 346 11 12। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11 12, 346 11 12। और मिक्स वाला कौन सा है, 5 7 9 10। 5 7 9 10 कौन सा है, मिक्स वाला। हालांकि ऐसे लिखते नहीं, मैंने तो संख्या में लिख दिया हुआ है, इसको रोमन में ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो क्रेनियल नर्व्स है उसको रोमन में ही इंडिकेट किया जाता है, तो ये हमने सिर्फ याद करने के लिए। SS, हाँ SS 128 रूम नंबर हो गया सेंसरी नर्व का, जो कि 3 है। मोटर नर्व्स आपके 5 हैं। मोटर नर्व्स कितने, 5 है। 346 11 12, 346 11 12। और मिक्स नर्व 4 हैं। मिक्स नर्व है 5 7 9 10, तो कितने हो गए, 3। और यहाँ हो गए 5 3 8, और 4 हो गए 12 हो गए। ठीक है, अब यहाँ एक दो चीज बता दीजिए, किसके बना दीजिए। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, देखते हैं। ट्राई सर पुरानी उसकी ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल का क्या काम था, कितने नंबर का ट्राइजेमिनल है, चबाने के लिए 5वें नंबर का। 5वें नंबर का। चबाना। ट्राई कीजिए, जेम्स को चबाना है, ट्राइजेमिनल। ट्राई कीजिए, जेम्स मिल गया हुआ है, चबाइए। ट्राई कीजिए, जेम्स मिल गया हुआ है, ट्राइजेमिनल। जेम्स को क्या करेंगे, चबाएंगे। ट्राई कीजिए, जेम्स मिल गया हुआ है, ट्राइजेमिनल। ठीक है, चबाएंगे, चबाने वाला होगा। चबाने वाली मांसपेशी कौन सी होती है, ये वाली, क्या नाम है, सेटर। सेटर, मैंडिबल तो बहुत अच्छी बात कर। अच्छा, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं, वेगस। अच्छा देखिए, आंख से संबंधित कितने नर्व थे मेरे, 4 थे। दूसरा 10वें नंबर पे। दूसरा तीसरा चौथा और छठा आंख से संबंधित था। एक और हमने कहा कि वो भी, उसका भी बहुत था, जिह्वा से संबंधित वाला भी बहुत था।
हाइपोग्लोसा और हाइपोग्लोसा और ग्लो भी था, ग्लो वाला। फेशियल। अरे ये कहाँ भाग गया, ये क्यों भागे जा रहे हैं, इसमें ग्लोसिव कहाँ से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा था। सर फेस का था और ग्लो। एक तो फेशियल था, जिह्वा वाला, ठीक ठीक है। एक ग्लोसोफेरेंजियल, हाइपोग्लोसोसल आखिरी वाली जो थी। आखिर वाली हाइपोग्लोसा। तो आपका हो गया फेशियल वाला 7 और हो गया 9वां और 12वां। 7 9 12 ये था 7 9 और 12, तो वहां पर संख्या नहीं देंगे। 7 9 12वें नंबर की क्रेनियल नर्व्स। अब इसका नाम लिख करके जरा होमवर्क ये कीजिएगा, ये होमवर्क रहा है। 2 3 4 6 लिखा हुआ है, लेकिन इसको नाम लिखिएगा कि 2 3 4 6 पे क्या है, 7 9 12 पर क्या है, ये लिख करके भेजिएगा होमवर्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व्स कंप्लीट हो गया है, स्पाइनल नर्व्स पे आज कर लेते हैं। थोड़ा लंबी क्लास ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं। सर एक बार वो लंबी और बड़ी में डिफरेंस बता देना, मैंने मिस कर दिया। लंबी का मतलब हुआ लंबा, बड़ी का मतलब मोटा चौड़ा, सीधी सीधी सी बात है। और अब हम लोग देखेंगे स्पाइनल नर्व्स, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स देखेंगे। स्पाइनल नर्व्स को भी याद करना पड़ेगा, क्या परेशान मत होइएगा। स्पाइनल नर्व्स को याद करने में बहुत ज्यादा झंझट में नहीं जाएंगे। इसका नाम जो है स्पाइन के जो वर्टिब्रा है उसके नाम पर जनरली है, हालांकि बाद में नाम और डिटेल में जाएंगे। जो एमबीबीएस होते हैं वो तो हर उसका बाद में सब देखेंगे नाम वाम, वो लोग देखेंगे, हम लोगों को उतने की जरूरत नहीं है, हम उससे कम में काम चला लेंगे। हम ये देख लेंगे हाँ ये क्रेनियल वर्टिब्रल नर्व्स है, ये थोरेसिक रीजन से जोड़ता है, थोरेसिक वर्टिब्रल नर्व्स हो गया, ये लंबर नर्व्स हो गया। ऐसे ही हम लोग सिंपल नर्व्स का नाम देख लेंगे। तो इसको ऐसे ही कहा गया 31 जोड़ी। अब 31 जोड़ी को संख्या हमें देखना पड़ेगा। आपसे पूछ दे सर्वाइकल वाले से कितनी जोड़ी निकलता है, तो सर्वाइकल होता है 7, C1 से C7, लेकिन 7 होने में चूंकि ये पहला छोर है तो उससे ऊपर भी हो गया ना, एक तो उसका छिद्र जो है ऊपर वाला भी हो गया, बाकी उसका अपना तो 7 है ही। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा से यानी सर्वाइकल रीजन से जो नर्व्स निकलते हैं वो कुल 8 जोड़ी नर्व्स निकलेंगे, क्योंकि ऊपर वो ब्रेन स्टेम से भी जुड़ा हुआ है। ब्रेन स्टेम से जुड़े होने की वजह से उसके लिए एक एक्स्ट्रा उसको फायदा मिल जाता है, एक चॉकलेट मिल गया एक्स्ट्रा उसको। तो उसको कितना मिल गया, 8 जोड़ी सर्वाइकल। 8 क्योंकि वैसे है संख्या में बेचारा 7 ही, लेकिन उसको मिले थोड़ा सा, इसको बढ़ाना पड़ेगा नहीं, ठीक है इसको बढ़ाना। उसको मिल गया सर्वाइकल वाले को कितना, 8 जोड़ी। अब थोरेसिक वाले को उतना ही मिलेगा, बेचारा बीच में है ना, सर्वाइकल वाला इसको छूट दे रहा है ना लंबर वाला छूट देगा, कहा भैया तुम्हारे पास जितना है उतना ही रखो। तो ये तो 12 ही संख्या में है, T1 से T12 तक, तो इसके पास 12 जोड़ी नर्व्स है, 12 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स। बड़ों को छूट कम मिलती है सर, सबसे बड़ी है ये। हाँ छूट कम मिलती है। अब अपना दर्द बयां कर रहे हो, चलो। अब उसके बाद आते हैं लंबर वाले पे। लंबर वाले में क्या हो गया, 5 होता है, L1 से L5, तो इसको भी मिला 5 ही जोड़ी नर्व, इसके भी जिम्मे आया 5 ही जोड़ी नर्व। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्रल। सेक्रल में हम लोगों ने एक चीज देखा था, बच्चों में 5 होता है बोन जो जुड़ करके डिफ्यूज होकर के एक हो जाता है, तो उसमें छिद्र होता है। तो सेक्रम में भी 5 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स निकलता है। कितना निकलता है सेक्रम से, 5 जोड़ी निकलता है सेक्रम से, 5 जोड़ी, क्योंकि बच्चों में 5 होता है। ऐसे याद करने के लिए, बच्चों में 5 होता है और 5 जो है वो मिल करके डिफ्यूज होकर एक बन जाता है, वहां 5 हुआ। लेकिन ये कॉकिक्स वाले में रूल नहीं लगता है। कॉकिक्स में बच्चों में 4 होते हैं, डिफ्यूज होके एक हो गया, लेकिन वहां एक ही निकलता है, एक जोड़ी नर्व्स निकलता। अब गिनिए कितना हो गया, 8 जोड़ी सर्वाइकल का, 12 जोड़ी थोरेसिक का, तो 12 8 20 हो गया, 5 लंबर का, 20 5 हो गया, सेक्रम का 5 और एक इसका 31 हो गया ना। नंबर में तो कहीं गड़बड़ नहीं है, 31 है। 31। अब देखिए इस तरह से, यहाँ तस्वीर में भी है, एक पीछे ऐसी तस्वीर लगाई, हर वर्टिब्रा में छिद्र होता है, उससे निकलता रहता है, इसीलिए कहते हैं ये नर्व्स दबता है। कहते हैं क्या, तो हो L4 L5 में नर्व्स दब गया हुआ है, ज्यादा आगे झुकने वाला कर लिया हम लोगों ने, क्या पश्चिमोत्तानासन कर लिया और उष्ट्रासन किया ही नहीं, तो नस दब गया ज्यादा, कमर में हो जाएगी दर्द। अब स्पाइनल खासियत क्या है, स्पाइनल नर्व्स वर्टिब्रा के दोनों ओर से निकलता है। यानी वर्टिब्रा क्या हुआ, जो वो
असमान आकृति वाला जो ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? असमान आकृति वाली होती है। उसके दो इरेगुलर बोन इरेगुलर बोन, हाँ बिल्कुल ठीक है, इरेगुलर बोन इंग्लिश में कहेंगे। उसके दोनों तरफ जो है छिद्र होते हैं, दोनों तरफ से नर्व्स निकलता है। और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो मिश्रित नर्व्स होते हैं, यानी कि मोटर और वो दोनों मिल करके फिर बाहर निकलते हैं। और ये बड़ा जो है इनमें बड़ा दोस्ती होती है। ये क्या होता है, ये बाहर निकल करके फैलते हैं, लेकिन फैलने से पहले भी ये क्या करते हैं, झुंड बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। शरीर से बाहर निकल करके ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग करके फिर वहां से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे होता है, उतना भी डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एंटीरियर वाली जो नर्व्स होती है, एंटीरियर में कौन होता है? एंटीरियर आगे वाला, एंटीरियर में कौन सा होता है? वैसे एक लाइन के लिए बता दिए, एंटीरियर में कौन होता है? मोटर होगा या सेंसरी होगा? एंटीरियर में जनरली बता दीजिए, वैसे मिक्स होता है। मोटर मोटर हाँ, मोटर वाला, ठीक है। आगे जो है ड्राइव वाला, ऐसे जनरली पूछते हैं। तो एंटीरियर वाली नर्व्स क्या करता है, बाकी नर्व्स के साथ मिलकर के जाल बनाता है, जिसको प्लेक्सस कहा जाता है। प्लेक्सस यानी कि सीथ बनाता है, उस सीथ में सारा जुड़ता है, फिर वहां से अलग अलग सब निकलेगा। पहले गोष्ठी कर लिया आपस में जुड़ करके, जैसे टीम में नहीं, एक विकेट गिरा तो सब ऐसे सिर झुका के बोला, फिर सब अलग अलग मैदान में फैल गया, वैसे प्लेक्सस हो गया। थोरेसिक क्षेत्र में कोई प्लेक्सस नहीं बनता है जनरली। थोरेसिक क्षेत्र को छोड़ करके बाकी आपस में बाकी नर्व्स क्या करते हैं, 5 प्लेक्सस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 5 प्लेक्सस बनाते हैं। जैसे कि 5 प्लेक्सस, थोरेसिक वाला छोड़ दीजिए, T1 से T12 तक कोई प्लेक्सस नहीं बनता है। तो एक हो गया आपका सर्वाइकल प्लेक्सस, दूसरा आपका हो गया ब्रैकियल प्लेक्सस, फिर हो गया लंबर प्लेक्सस, फिर सैक्रल प्लेक्सस, फिर हो गया कॉक्सियल प्लेक्सस। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, बस सुनते जाइए, इतने में काम हो जाएगा। अब कैसे कैसे बन रहा है वो देखिए। स्पाइनल के पास से निकला हुआ, ये स्पाइनल कोड है, वहां से निकला हुआ है। एक प्लेक्सस जुड़ करके बाहर निकल करके जो झुंड बना लिया, जालीदार बना लिया, सर्वाइकल प्लेक्सस हो गया। उसके नीचे वाला ब्रैंकियल प्लेक्सस हो गया। ब्रैंकियल प्लेक्सस में सर्वाइकल वाले सारे एक साथ ना जुड़ करके वो भी 2 पार्ट में बट जाते हैं। फिर ये आप लोगों ने देखा, ये थोरेसिक वाला है, यहाँ से तो नर्व्स निकल रही लेकिन प्लेक्सस नहीं बना रहे हैं। फिर लंबर वाले में भी प्लेक्सस बन रहा है, लंबर प्लेक्सस, फिर सैक्रल प्लेक्सस, इस तरह से बन रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस को थोड़ा सा देखते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस में कौन सा होता है? पहली जो 4 नर्व्स होती हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल में कितनी नर्व्स निकल रही हैं? कितनी जोड़ी नर्व्स निकल रही है, ये बता दीजिए। 8 एक सर्वाइकल में 8 निकल रही, 4 जोड़ी सर, 8 नहीं, 8 जोड़ी निकल रही 8 जोड़ी, हाँ, हाँ। एक जोड़ी। हाँ 8 जोड़ी, सॉरी है 8 जोड़ी, ठीक है। तो 8 क्यों निकल रहा है? क्योंकि एक तो ऊपर से जुड़ा हुआ है तो वहां से भी निकल गया, उसमें 8 हो गया ना। 8 में से पहली 4 मिल करके सर्वाइकल प्लेक्सस बनाता है। गर्दन के मांसपेशियों में, छाती के ऊपरी त्वचा में इसके नर्व्स जाएंगे। फिर उसके बाद ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या होता है, सर्वाइकल का 4 तो उधर बना लिया, 4 बच गया। तो ये 4 जो है, एक थोरेसिक का भी एक ले लेता है, थोरेसिक का एक उसका सपोर्ट ले लिया। हालांकि थोरेसिक वाला बनाता नहीं है, लेकिन T1 वाले की मदद लेकर के ये भी एक प्लेक्सस बना देता है। इसको ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। इसमें 5 कुल नर्व्स होते हैं। 5 नर्व्स के नाम दिए हुए, नाम अभी नहीं पढ़ूंगा, फिर और कंफ्यूजन बढ़ेगा। कार्य देख लेते हैं। जैसे ऊपरी हाथों में, भुजाओं के मसल्स में जाता है, स्किन में जाता है, पीठ में भी चला गया, छाती के मसल्स में चला गया, त्वचा पर चला गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में ये बट जाता है। और हम लोगों ने देखा था दूसरे से लेकर के 12वें नंबर तक कोई नहीं बनाता। पहला वाला तो आ गया, थोरेसिक का पहला वाला इसमें बना दिया प्लेक्सस, दूसरे वाले से 12वें तक का कोई प्लेक्सस नहीं बनता, पहले वाले की मदद ले लिया। फिर लंबर वाले में कितना होता है, कितनी जोड़ी नर्व्स होती हैं? 5 जोड़ी नर्व्स। लंबर में L1 से L5 है, 5 जोड़ी नर्व्स होता है। और उसमें से भी 4 नर्व्स मिलकर के लंबर प्लेक्सस बनाता है। उसके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, फिमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व इत्यादि और भी नर्व है। इसके नर्व्स कहाँ जाते हैं? लंबर वाला पेट के मांसपेशियों पर, स्किन पर जाता है, नितंबों का यानी हिप्स के ऊपरी भाग में जाता है, उसकी त्वचा पर, पांव और पैर के एंटीरियर भाग में जाता है। एंटीरियर मतलब आगे वाले भाग में जाता है। कौन सा? लंबर प्लेक्सस का। आप कहेंगे लंबर प्लेक्सस, फिर वो साइटिका वाला कहाँ है? यहाँ तो लंबर का 4 ही लिया ना, लंबर का तो बाकी यहाँ है, चौथा का थोड़ा हिस्सा उसमें भी है,
और चौथा पांचवा का थोड़ा हिस्सा इसमें भी है लंबर का। तो L4 और L5 और प्लस सेक्रम का आपने 3 नर्व देखिए, सेक्रम की 3 और L4 L5 की नर्व मिल करके यानी 3 2 5 नर्व मिल करके यहाँ पर बनाया हुआ है सेक्रम प्लेक्सस बनाया हुआ। ये जो सेक्रल वाला बनाया हुआ है इसी में सियाटिक नर्व होता है, तो सबसे मोटी और सबसे बड़ी नर्व होती है सियाटिक नर्व, और इसकी समस्या बहुत ज्यादा होती है। सियाटिक नर्व की समस्या सबसे बड़ी भी नर्व है, ये सबसे मोटी नर्व है। सियाटिक फोरामिन से निकलता, फोरामेन का मतलब क्या हुआ, फोरामेन मतलब छिद्र से निकल करके जा रहा है बटक, बटक मतलब हिप्स पर तो जा ही रहा है, हिप्स पर जाने के बाद जंघा से होते हुए नीचे की ओर जा रहा है, जंघा से होते हुए फिर ये नीचे की ओर जा रहा है। इसीलिए जब L4 L5 में दिक्कत होती है तब क्या देखिए L4 L5 हुआ ना चौथी और पांचवी, तब सियाटिक नर्व्स पे प्रेशर आता है, वहां पर प्रॉब्लम हुई तो फिर आपके पाँव में भी दर्द होता है। और इसमें और भी नर्व्स होते हैं, जैसे टिबियल नर्व्स है, कॉमन पेरोनियल नर्व है, पुडेंडल नर्व है, कई और नर्व है, लेकिन सियाटिक नर्व को जानना जरूरी हो सकता है। ये पूछ दे सियाटिक नर्व्स निम्न में से किस प्लेक्सस में है, तो लंबर प्लेक्सस ना बोल करके उसको सेक्रल प्लेक्सस में जोड़िएगा, ठीक है। चौथी पांचवी प्लस 3 इधर से लिया हुआ। लास्ट वाला है हमारा कॉक्सियल प्लेक्सस। कॉक्सियल प्लेक्सस में ऊपर हम लोगों ने देखा सेक्रम वाले का 2 लिया हुआ है, सेक्रम में 5 जोड़ी नर्व है तो 2 जोड़ी वहां पर खाली बचा हुआ है, तो 2 जोड़ी ने मिल करके यहाँ 1 जोड़ी आपके कॉक्सियल वाले का बचा हुआ है, 1 जोड़ी कॉक्सियल, 2 जोड़ी उधर ले लिया हुआ है सेक्रल का, तो 3 जोड़ी मिला करके यहाँ पर सबसे छोटा प्लेक्सस बनाता है जिसको कॉक्सियल प्लेक्सस कहते हैं, सबसे छोटा। इसके भी नर्व्स जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कॉक्सियल क्षेत्र की जो स्किन्स है उसमें जाएगा, पेल्विक फ्लोर पर जाएगा और उसकी मांसपेशियों पर जाएगा, पाँव के अंदर भी ये जाता है। अब यहाँ से हमारा यहाँ तक हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया, क्या एनाटॉमी मोटा मोटा हम लोगों ने देख लिया कहाँ से कौन सी जा रही है। अब जो हम लोगों ने थोरेसिक वाला देखा था T2 से T12 तक, उसके नर्व्स कहाँ जाते हैं, तो छाती में, पेट की मांसपेशियों में अंदर जा रहा है, पेट के अंदर के अंगों में जा रहा है, तो इस तरह से थोरेसिक वाली नर्व्स जा रही हैं। अब हम लोगों ने कौन सा देखा, कौन सा नर्वस सिस्टम को भी देख रहे थे, परिसरीय वाला। परिसरीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला, पेरिफेरल। अब पेरिफेरल में हम लोगों ने नर्व्स तो देख लिया, नर्व्स पढ़ लिया, अब उस नर्व्स में भी 2 कैटेगरी का हो गया, एक तो हो गया सोमेटिक, दूसरा हो गया स्वायत्त। सोमेटिक वाला वो हुआ स्केलेटल मसल से जुड़ा है जिसमें हमारी अपनी स्वायत्तता होती है कि हम कैसे उसको हिलाना डुलाना है वो करना है। ऐच्छिक वाले जो मांसपेशियां हैं पेरिफेरल से वो निकला है सोमेटिक वाला। सोमेटिक वाले में बहुत चर्चा पहले हो चुकी है, सोमेटिक इन द सेंस कि हम लोगों ने देख लिया हुआ मसल्स कैसे काम करता है, सब कैसे होता है, वो सब पहले पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपका कंट्रोल जिस पर नहीं है, कंट्रोल नहीं है और फिर भी ये काम तो हो ही रहा है, काम तो रुकता नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बताइए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कौन से 2 पार्ट होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। एक बार फिर से इसको ना हो तो इस वाले को देख लीजिए, ये है, देखिए इसको हम लोगों ने देखा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड को पढ़ा, फिर हम लोगों ने दूसरा नर्वस सिस्टम पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हम लोगों ने 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स को देखा, और फिर हम लोगों ने स्पाइन की 31 जोड़ी नर्व्स के बारे में पढ़ा। वो ओवरऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, और उसी में से ऐसे नर्व्स जो कि आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसपे आपका कंट्रोल होता है, जो ऐच्छिक गतिविधियों से संबंधित है, उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहा गया। और ऐसे जगह जहां पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिकली चलता है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, हार्ट फंक्शन है, श्वसन वगैरह है, उसको दूसरे पार्ट में बांट दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इस तरह से वो भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। अब उस पर हम लोग आते हैं, जरा सा इसको देखें। ऑटोनॉमिक वाला, ऑटोनॉमिक का काम क्या होता है, नाम ही ऑटोनॉमिक। तो शरीर में जैसे टेम्परेचर बढ़ना घटना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है,
हालांकि हम जिम्मेदार होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। खान पान गलत करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शिथिल बने रहेंगे तो हमारा जो लो भी हो जाता है। हम जिम्मेदार हैं, हमारी क्रियाएं जिम्मेदार है, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेटिक स्थिति बनाए रखता है शरीर का। होम्योस्टेटिक का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, सम स्थिति बनाए रखना। सम स्थिति का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपका हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट आपका नॉर्मल रहता है, जनरली नॉर्मल ज्यादातर समय पर रहता है, 120-80 का रहता है एक रेशियो। और कई बार हार्ट बीट, जब बाघ को देखा या कोई चीज सांप देख लिया तो हार्ट बीट बढ़ गया, तो सिंपैथेटिक वाले ने हार्ट बीट बढ़ाया, पैरासिम्पैथेटिक वाले, दोनों नर्व होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक इधर लेकर जाएगा, दूसरा उसको फिर खींच करके बैलेंस कर देगा। इसीलिए दो तरह के नर्व्स होते हैं जो बैलेंस करता है, उसे बैलेंस करने को कहते हैं होम्योस्टेटिस। एक ने अगर बढ़ा दिया, दूसरा नॉर्मल करके फिर बीच में ले आएगा। एक से हमें मिला कि हमें घर के बाहर जाना है, खूब कमाना है, दूसरे वाले मन कहता है आ जाओ आराम कर लो थोड़ा घर पे, तो घर तो आना है, तो घर हो गया होम्योस्टेटिक स्थिति। उसी में दो तरह की चीजें होती, दो क्रियाएं चलती रहती है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का अधिकांश भाग इफेरेंट होता है। इफेरेंट का मतलब ज्यादातर ये मोटर नर्व्स होते हैं, ज्यादातर आपको ये आदेश लेने वाला होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेरेंट होता है, मोटर होता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख डिटेल में, सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक को डिटेल में हम लोग दोनों का डिफरेंस समझेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, यानी सिंपैथेटिक से संबंधित जो नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स कौन कौन से हैं वो अभी देख लेते हैं। वो भी तकरीबन सभी अंगों में होते हैं। आंतरिक अंग जितने हैं हमारे, जो अनैच्छिक क्रियाओं वाले, अनैच्छिक मांसपेशियां तकरीबन सब में होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी है, वो भी सब में होते हैं। तो दोनों सब में होगा जनरली, कुछ में नहीं भी है, जनरली सब में होगा, तब तो परस्पर विरोधी क्रियाएं करके उसको बैलेंस बना के रखेगा। अगर नहीं रहेगा, दोनों एक में रहेगा, तो फिर उसका एक ही क्रिया होगा। एक दो जगह ऐसा है। अब पहले हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दूसरा नाम भी है थोरेको लंबर आउटफ्लो। सिंपैथेटिक वाले को कहते हैं थोरेको लंबर आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब एक रास्ता बना हुआ, आउट बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, मोटर नर्व इसके सेंस आ रहा है मोटर नर्व का। थोरेको लंबर, थोरेको मतलब थोरेसिक, लंबर मतलब लंबर वाला एरिया। नाम देखिए, नाम से बहुत कुछ समझ में आए। थोरेको लंबर मतलब थोरेसिक वाला और लंबर वाले जो नर्व्स निकलते हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स कहे जाएंगे। ये क्लियर है? थोरेको लंबर मतलब थोरेसिक वाले जो नर्व्स हैं, और लंबर वाले जो नर्व्स हैं, वहां से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हो गए। फिर आते हैं हम लोग पैरासिम्पैथेटिक में। फिर कौन से नर्व्स होंगे? इसमें कहा गया है क्रेनियो सैक्रल डिवीजन। अब दो पार्ट में, क्रेनियो, यहाँ तक क्रेनियो और सैक्रल, क्रेनियो और सैक्रल, यानी कि क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो दोनों किस में आएगा? पैरासिम्पैथेटिक में आएगा। मोटा मोटा कौन कौन से नंबर से आएगा, क्रेनियल का भी कौन कौन सा, वो भी देखते हैं। सिंपैथेटिक के नर्व्स कौन से हो गए? बहुत ज्यादा डिटेल न दे करके मोटा मोटा डिटेल तो हम देख ही लें। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में T1 से L2 तक, T1 से L2 मतलब T1 से T12 तक तो है ही, L1 L2 वाला भी इसमें शामिल हो गया, इसके नर्व्स इसमें शामिल हो गए। और इसके नर्व्स मिलकर के बाहर गैंग्लियन बनाते हैं। गैंग्लियन एक शब्द आता है, इतना आना नहीं चाहिए एग्जाम में, तो गैंग्लियन पर फिर जाएंगे तो अलग फिर गैंग्लियन का ही हो जाएगा। बाहर मिलते हैं, मिल करके उसके ऊपर शीथ बनता है, शीथ्स बन करके अंदर सारे नर्व्स रहते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लेक्सस देखा था, तो प्लेक्सस और गैंग्लियन में वैसे अंतर है, उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो इसके गैंग्लियन क्या होते हैं? सिंपैथेटिक के जो गैंग्लियन होते हैं, यानी T1 से L2 तक के नर्व्स मिल करके जो गैंग्लियन बनाते हैं, वो अंग से दूर होते हैं। अंग मतलब मान लीजिए कि किडनी है, तो किडनी से इसके गैंग्लियन दूर होंगे, वहां से मैसेज, दूर से मैसेज भेज रहा है। और इसके क्या होते हैं गैंग्लियन? किसके? पैरासिम्पैथेटिक के अंग के नजदीक तक जाता है, वहां से फिर एक छोटा नर्व निकल करके अंग में फैलेगा। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन से नर्व्स आ रहे हैं? हमने कहा था क्रेनियो सैक्रल। तो क्रेनियो में कौन सा है? ब्रेन स्टेम से जो निकलता है
वो 10 नर्व्स होते हैं। पहले तो ब्रेन स्टेम से निकलने वाले 10 जोड़ी नर्व्स है, उसमें भी कौन कौन से नंबर का, 3rd, 7th, 9th और 10th, यानी तीसरा, 7वां, 9वां, 10वां। 3, 7, 9, 10, 3, 7, 9, 10, 3700, 9, 10, 80, 3780 हो गया, 3780 ऐसे, ठीक है। 3, 7, 9, 10 ये क्रेनियल नर्व्स जो है ये किस में आएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अंग बन जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा क्रेनियोसेक्रल, सेक्रल का S2, S3, S4 के नर्व्स इसके अंतर्गत आते हैं। ये हम लोगों ने मोटा मोटा देखा है। अब इसमें कौन कौन से अंग तक जाते हैं, मान के चलिए तकरीबन सारे अंग तक जाते हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। किसमें नहीं जाते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब दोनों का कंपैरिजन अभी करेंगे तब। अब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का क्या असर होता है, 4 लाइन में देखते हैं, फिर डिटेल देखते हैं। इससे शरीर के अनेक अंगों को क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो मोटर नर्व्स ज्यादातर हम लोगों ने देखा क्या होता है, ऑटोनॉमिक वाला वो मोटर नर्व्स होता है। तो जितने अंग हैं उसको कहेगा काम करो, काम करो, एक्शन देगा, उसको आदेश देगा, तो क्रियाओं का नियंत्रण होता है। किससे, सिंपैथेटिक से। किस तरह से होता है कि त्वचा की अनैच्छिक पेशियों में क्रिया कराती है। त्वचा की जो अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक मतलब जो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जिन अंगों पर, उनसे संबंधित बातें ये कह रहे हैं। और फिर कहते हैं ब्लड वेसल्स को ये संकुचित करता है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है। किसमें, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जैसे कॉन्ट्रैक्शन लाएगा तो फिर वो फैलेगा भी। कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन लेके रुकेगा तो नहीं, वो फैलेगा भी, यानी कि गति लाने के लिए काम होता है। किसी चीज को सिकोड़ेंगे तो वो फैलेगा भी, सिकोड़ेंगे फैलेगा भी, सिकोड़ेंगे फैलेगा भी। ये काम कहाँ पे हो रहा है, तो हार्ट बीट को बढ़ाने में, ब्रेन को एक्टिव करने में। बिल्कुल एक्टिव हो गया, इधर उधर देख रहे हैं क्या हो रहा है। मसल्स को बिल्कुल ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, मसल्स तन जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कुछ एकदम एक्शन में आना है, भागना है या लड़ना है या जो भी है उसमें आना है। तो ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने पर होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने पर, इस तस्वीर में देख लीजिए बस। सिंपैथेटिक में कौन सा है, T1 से T12, फिर L1, L2 के नर्व्स आते हैं इसके अंतर्गत। और पैरासिम्पैथेटिक में हम लोगों ने कौन सा कहा था, इसके 37,910। हाँ बहुत बढ़िया। 3, 7, 9, 10 हो गया क्रेनियल के, और फिर S2, S3, S4 हो गया आपका सैक्रम वाला। अब पैरासिम्पैथेटिक वाले में क्या असर होता है, आंखों की पुतलियां वगैरह जो है ना वो छोटी हो जाती हैं। और जैसे बाघ को ऐसे, अरे वाह, ऐसे आंखें बड़ी सी हो जाती है, वो होगा सिंपैथेटिक में। इसमें छोटी हो जाती है। इसमें फेशियल तंत्रिका, जिह्वा के लार ग्रंथियां इसमें जाती हैं, ये सारी नर्व्स। क्या एक्शन होता है अभी देखेंगे। तो चेहरे का जो है वो हाव भाव बदल जाता है, लार जो है वो बनना बंद हो जाता है। ये कहता है लार वार बंद हुआ, क्योंकि उसने जो है ये लार बनाता है, माफी चाहूंगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला लार बनाता है, सिंपैथेटिक वाला कहता है रुको रुको रुको, सारे एक्शन बंद कर दो, अब तो हार्ट बीट बढ़ा करके हमें ताकत लड़ना है, तो बाकी काम बंद करके लड़ने वाला। तो वहां पर लार वार को बंद कर देता है। मुंह और नाक में इसकी ग्रंथियां होती हैं, वहां से नर्व्स का विस्तार होता है। पैरोटिड ग्लैंड होती है, वहां से भी लार स्रावित होता है पैरासिम्पैथेटिक में। और सिंपैथेटिक एक्टिव होता है तो इनके काम को रोक देता है, भाई साहब आप रुको, अभी मेरी जरूरत है, मैं संभाल लेता हूँ, फिर आप आना। फिर वेगस नर्व है, वेगस नर्व भी किसमें आता है, वेगस नर्व क्या, कौन से नंबर पे आता है वेगस नर्व, कौन से नंबर पे है वेगस नर्व, 7 नंबर पे, 7 नंबर। बैग में डाला तो 10वें नंबर पर होता है वेगस नर्व, 10वें सबसे मतलब वो होता है तो 11वें नंबर पे 11वें में 11वें वाला है, 11वें में एसेसरी वाला है, ठीक ना। वेगस 10वें नंबर पर। वेगस नर्व देखिए लंबी होती है और निकलती है कहाँ से, वेगस नर्व क्रेनियल है, क्रेनियल से निकल करके कहाँ, हार्ट तक पहुंच रहा है, लंग्स तक फैल रहा है, ब्लड वेसल्स में फैल रहा है, गोल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, ग्रास नली में, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, वहां तक पहुंच रहा है। फिर सेक्रल भाग की तंत्रिकाएं जो वहां पे बच गया हुआ है, कहता है रुको मैं कवर करता हूँ। तो निचली बड़ी आंत में, ये ऊपरी बड़ी आंत में जाता है वेगस, और ये निचली बड़ी आंत में सेक्रल से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो जा रही हैं। फिर ये गर्भाशय में जाता है, जेनेटिक ऑर्गन में जाता है, आपके मूत्र नली में, यूरेथ्रा और जो एनस है वहां तक ये पहुंचता है सेक्रल वाला। अब यहाँ तक मोटा मोटा हम लोगों ने देख लिया, अब इसको जरा कंपेयर करेंगे, अभी थोड़ा सी क्लास ले ही लेते हैं।
अब मोटा मोटा मामला ये है कि शरीर के अधिकांश अंगों तक, जितने अंग हैं आपके अनैच्छिक वाले, जो कि ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम करते हैं, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, ज्यादातर अंगों में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों के नर्व फैले हुए, दोनों के एजेंट हैं, दोनों कंपनियों के एजेंट वहां पर हैं। एक कहेगा भागो, एक कहेगा रुको, और दोनों की क्रिया विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत। और ये अच्छा होता है हमारे शरीर पे, विपरीत क्रिया होगी तभी वो बिल्कुल बैलेंस। एक इधर खींच रहा है हमारे ऑटो में बैठो, एक कह रहा है हमारे ऑटो में बैठो, दूसरे वाला कई बार छोड़ दे, जाओ उन्हीं के ऑटो में जाओ, चला जाता है पीछे पीछे, ये भी जाता है, चलिए आप उतर गए ना, अब आपको होटल में आराम कराते हैं, ऐसी स्थिति भी होती है। तो सिंपैथेटिक से क्रिया तुरंत होती है, पैरासिम्पैथेटिक से उसकी गतिविधि रुक जाती है। दोनों के विरोधी प्रभाव की वजह से ही होम्योस्टेटिस की स्थिति, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो संपन्न होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से, और उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की वजह से, यानी सम स्थिति शरीर में बनाए रखना। जैसे एक हार्ट बीट को बढ़ा देता है, दूसरा स्लो कर देता है, तो दोनों के मिलने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। उसी तरह बॉडी में एक हीट को बढ़ा देता है और एक हीट को कम कर देता है, तो हमारी जो शरीर की उष्मा है, जो गर्मी है, वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब देखिए एक एक अंग का फोटो लगा करके यहाँ पर देखते हैं, सिंपैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पुतलियां फैल जाती हैं, आंखों की जो पुतलियां होती है, जिसकी पुतलियां आपकी फैल जाती हैं, ऐसे ऐसे एकदम देखना किसी चीज को। लाइन जाने के बाद हम देखने की कोशिश करते हैं सर, लाइट जाने के बाद देखने की कोशिश करते हैं ना, आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं कहीं कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, वो वाली चीज होगी। भारती जी जो कह रही है ना, उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ। देखिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको आज ही ट्राई कीजिएगा। जैसे कोई बाहर से आया हुआ है, धूप से आया हुआ है, जो भारती जी कह रही है, धूप से आया हुआ है, तो उसका क्या कीजिए, कोई भी घर में हस्बैंड को, ये सुनो सुनो इधर आओ, आंखें दिखाओ, क्या हो गया, तो अब ये मत कहिए किसकी तस्वीर बना के लाए हो आंख में, ये नहीं, आंख ऐसे देखिएगा और देखिएगा जो काला वाला घेरा होता है वो कितना बड़ा है, वो बड़ा फैला हुआ सा लगेगा बाहर से आए हुए तो। और आधा घंटा घर में बैठ के उनकी सेवा शुश्रूषा कर दीजिए, पानी वानी दीजिए, थोड़ा सा अच्छे प्यार से बात कीजिए और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर बोलिए अब आंख दिखाओ, फिर आंख आप देखेंगे तो वही जो इतना बड़ा सा हो गया हुआ था काला वाला, वो छोटा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, बाहर जाके फैल जाता है। वही जब आप एक्शन में आते हैं वो फैल जाता है पुतली, और जब रिलैक्स होते हैं तो वो छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक में, छोटा कर दिया, और इसमें फैलना वाला जो हो गया, फैलना, वो सिंपैथेटिक में होता है। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में पुतलियां फिर से छोटी होकर नॉर्मल में आ जाती है। अब है लार वाला। लार ग्रंथि क्या होता है सिंपैथेटिक में, जैसे आपने किसी चीज को कहा, देखा, लार सूख गया, आप जब बहुत परेशान होते हैं तो लार नहीं बन रहा होता है, गला सूख रहा है बार बार, क्या इसका मतलब आप परेशान हैं, बार बार गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो। किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया, थोड़ा पानी पिलाया जाता है, क्यों, गला सूख जाता है, लार सूख जाता है, कंठ एकदम जो है वो हो जाता है। क्या होता है उसमें, लार स्लाइवा जो है वो गाढ़ा हो जाता है, स्लाइवा बनना बंद हो जाता है, क्योंकि एक्शन में आ गए। इन्होंने कहा कि सब काम बंद करो, अभी हमें एक्शन में आना है, सोचना विचार करना है, क्या करना है इस एक्शन में। तो उसने सबको काम बंद करा दिया, सारे मजदूर को कहा अभी बैठो। फिर जब वो काम हो गया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है वो कहता है कि अब तो सब हो गया ना, अब रिलैक्स हो जाओ। फिर जो है लार का यानी स्लाइवा का फिर जो है बनना, सिक्रेशन शुरू हो जाता है। सिक्रेशन शुरू हुआ, फिर गाढ़ा से वो पतला होना शुरू हो जाता है, फिर जितनी जरूरत है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज होता है, 3F होता है सिंपैथेटिक में, 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट। ध्यान रखिए, वैसे फाइट फ्लाइट जनरली कहते हैं, फियर भी जोड़ दीजिए, फियर, फाइट और फ्लाइट हो गया सिंपैथेटिक में, और दूसरे में हो गया आराम और भोजन पचना। एक में भोजन वजन कम हो जाता है पचना, दूसरे में आराम करने में भोजन पच रहा है, भोजन पाचन आराम हो गया इधर का। तो क्या हुआ, गाढ़ी हो जाती है। अब आए मुंह और नाक में भी जो है श्लेष्मा होता है, वहां भी म्यूकस निकलता है, मुख और नासिका में भी। तो मुंह और नासिका का भी जो स्राव होता है स्लाइवा का, वो भी कम हो जाता है, किसमें, सिंपैथेटिक वाले में कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्शन है, एक्शन रिलैक्सेशन, एक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। फिर रिलैक्सेशन वाले में फिर नाक वाक से जो है फिर आराम से बहने लगता है, नाक से फिर बहने लगेगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं श्वास नली में। श्वास नली में क्या होता है, लंग्स में,
तो इसमें कहा गया ब्रोंकियल रिलैक्सेशन होता है। हर जगह रिलैक्सेशन वाला कॉन्ट्रैक्शन एक साथ मत जोड़ दीजिएगा। श्वास नली फैल जाती है, ब्रोंकी रिलैक्सेशन वाली होती है। रिलैक्सेशन मतलब फैलना, ज्यादा श्वास की जरूरत हो रही है। श्वास तेज होने का मतलब है कि रिलैक्सेशन से यहाँ तात्पर्य है कि वो फैल जाना, लंग्स को फैल जाना, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उसी की उल्टी क्रिया होती है ब्रोंकाई, फिर जो है कॉन्ट्रैक्शन में फिर रिलैक्स वाले, इसलिए संकीर्ण हो जाते हैं। अब ज्यादा श्वास की जरूरत नहीं है। तो श्वास फूलने वाला किसमें हो गया? सिंपैथेटिक में। और श्वास जो रिलैक्स हो गया आपका लंग्स, वो हो गया किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। इसको इस तरीके से देखिएगा। अब हम लोग आते हैं हार्ट में। हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ा देता है। हमने ऊपर देखा हुआ क्या करता है, मसल्स को मोटर नर्व्स कौन सा वाला? सिंपैथेटिक वाला भेजता है आदेश कि सामने सांप है, भागना है। हार्ट बीट तेज हो गया हुआ क्योंकि उसमें ताकत चाहिए भागने के लिए। मसल्स टाइट हो जाते हैं, ज्यादा जो है ग्लाइकोजन फिर से जो है ग्लूकोज में टूटने लगता है, एनर्जी चाहिए उस दौरान। तो उसके लिए हार्ट बीट में भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स में भी एक्शन आ जाता है। तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐच्छिक पेशियों में रक्त की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। हार्ट बीट किससे बढ़ा? आपके सिंपैथेटिक से बढ़ा। फिर दूसरा है आपका हृदय गति घट जाती है। जब वो सांप वाप से अब भाग के आप आ गए घर में, तो अब वहां पर पत्नी ने कहा अब बैठ जाए, कोई बात, थोड़ा सा पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए। या कहे हम लोग योग वाले भगाते नहीं, रिलैक्स करवाते हैं। हम लोग हुए पैरासिम्पैथेटिक, हम लोग पैरासिम्पैथेटिक हुए। और जो वो कहते हैं आइए खूब पैसा कमाइए, यहाँ लगाइए, उतना कमा लेंगे, ये कीजिए, वो सब हो गया सिंपैथेटिक वाले। हम लोग क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक वाले, हार्ट बीट को रिलैक्स कर देंगे, रक्त आपूर्ति भी कम हो जाएगी। फिर आते हैं लीवर पे। लीवर तो बहुत काम की चीज है, यकृत इसी को कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, जिगर का टुकड़ा। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है, वही हमने ऊपर वाला कहा। ग्लाइकोजन क्या होता है? जो ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज के जो कॉम्प्लेक्स होता है, यौगिक होता है ये, वो क्या होता है? ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है लीवर में। फटाफट फटाफट एनर्जी देना है, फटाफट फटाफट गोला बारूद देना है, उसके लिए एनर्जी देनी है, ये यहाँ से देना शुरू कर देगा, शरीर को शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज में तोड़ना शुरू करेगा। वो आ गए क्या? अभी पुतिन जी नहीं आए हैं शायद, वहां से चल दिया। पुतिन जी आने वाले हैं, अभी गोला बारूद देंगे, इंडिया के साथ समझौता होने वाला बहुत सारा। तो लिवर भी क्या होगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा तोड़ कर। तो एग्जाम में आ सकता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने लगता है टूट करके, किस क्रिया में होता है? सिंपैथेटिक में या पैरासिम्पैथेटिक में? तो सिंपैथेटिक। खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है तो एक्शन है, एक्शन में क्या होगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। रिलैक्सेशन में फिर कहा गया पित्त का स्रवण बढ़ जाता है। पित्त का स्रवण क्यों बढ़ता है? पित्त का स्रवण क्यों बढ़ेगा? खाना पचाने के लिए। पित्त क्या करेगा? आपके फैट को तोड़ेगा, आपके क्षारीय बनाएगा, एल्कलाइन बनाता है ये भोजन को। तो पित्त का स्रवण बढ़ जाता है आपके लिवर से। तो भोजन का पाचन, इसलिए कहा गया पाचन बढ़ जाता है किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। पाचन कम हो जाता है किसमें? सिंपैथेटिक में। ये ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं मेटाबॉलिक रेट। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा या घटेगा? सिंपैथेटिक में बढ़ेगा या क्या होगा? ये बताइए। ये इसको लेकर कंफ्यूजन होती है, इसलिए एग्जाम में से पूछ दिया जाता है। क्या होता है? बढ़ जाएगा, उसमें एनर्जी चाहिए, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको, ज्यादा भागना है, दौड़ना है, कुछ करना है, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा किसमें? सिंपैथेटिक वाले में। तभी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना होगा, वसा को ऊर्जा में बदलना होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में फिर उसको नियंत्रण में कर लेगा। इतने की जरूरत है। अब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, गोला बारूद नहीं निकालना, अब शांति से बैठ जाओ। तो मेटाबॉलिक वाले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं पाचन से संबंधित है, तो पैरासिम्पैथेटिक में ये बढ़ जाता होगा, ऐसा नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल पे आ जाएगा, सिंपैथेटिक में ये ट्रिगर करता है और बढ़ जाता है, यानी वो वाला जो एजेंट है पैरासिम्पैथेटिक वाला, वो बढ़ा देता है। फिर आते हैं स्टमक में। स्टमक क्या है? भोजन जो गया तो सबसे पहले स्टमक में जाता है, ऊपर वाला हिस्सा। स्टमक में क्या होता है? सिंपैथेटिक वाला कहता है रुको, अब तुम उधर काम करना बंद कर दो, तो पाचन में देरी हो जाती है। पाचक रस जो इतने यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ग्लैंड्स में पढ़ेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। तो कहते हैं पाचक रस को जो है वो तुम थोड़ी देर रुक जाओ, काम करना बंद करो, अभी हमें लड़ाई झगड़े की इधर जरूरत है,
हमें इधर करने दो, सारी एनर्जी वहां मत लगाओ। तो क्या होगा, पाचन स्लो हो जाएगा। किसमें, सिंपैथेटिक, जब आपका एक्शन में है सिंपैथेटिक नर्व्स तब पाचन स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पाचक रस वगैरह हैं यानी कि एंजाइम्स जो बन रहे हैं वो एंजाइम्स बनने कम हो जाएंगे। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया, सिंपैथेटिक वाले ने काम करके कहा पैरासिम्पैथेटिक एजेंट को कि अब तुम्हारे हवाले स्टमक है, उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो गया, हाँ हो गया। अब वो कहेगा कि थोड़ा सा एंजाइम्स को रिलीज करो, खाना भी तो पचाना है, बाद में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो फिर पाचक रस का स्राव बढ़ गया। पैंक्रियाज की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैंक्रियाज से, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है। और फिर दोबारा से जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, फिर इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने पर कि आपको फाइट या फ्लाइट या फियर वाली स्थिति होनी है, तो इंसुलिन का स्राव इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उस दौरान आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसमें शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। और इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन अगर ज्यादा बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा, लेकिन इंसुलिन जब कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज का लेवल अभी बढ़ाना है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलने वाली है। और इंसुलिन अगर ज्यादा होगा तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा, इसीलिए हमें ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, तो इंसुलिन को वो दबा देता है। इंसुलिन को कहता है कि आप कम रिलीज होइए। कौन कहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है। ये ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, सिक्रेशन कम हो जाता है। अब आते हैं आंत की भीतरी वॉल जो होता है, इंटेस्टाइन वॉल होता है, चाहे छोटी आंत हो बड़ी आंत हो, उनका वॉल की क्या स्थिति होगी। उसमें जैसे कि पाचन के लिए हम लोगों ने देखा हुआ था क्रमाकुंचन गति होती है। उस गति की वजह से जो खाना हमने खाया वो आगे छोटी आंत में भी बढ़ता है, फिर बड़ी आंत में बढ़ के जाता है। तो क्रमाकुंचन गति को शिथिल कर देता है, पाचन शिथिल हो जाता है। किसमें, सिंपैथेटिक वाले में पाचन शिथिल हो जाता है। तो शिथिलता किसमें आएंगी, पाचन, इसमें सिंपैथेटिक में। क्यों, क्रमाकुंचन गति कम हो गया, सारी एनर्जी अब दूसरे कामों में लग रहा है। और फिर पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, फिर से उधर रिलैक्स हो गए, फिर से क्रमाकुंचन गति बढ़ गई, तो पाचन, डाइजेशन फिर से बढ़ जाएगा। अब हम लोग आते हैं किडनी पे। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि को बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से होता है। और ये किस में होता है, इसी से तो होता है फाइट फ्लाइट वाला मामला, भागने वाला, लड़ना है, क्या करना है, कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और यहाँ पर हमने कहा था किसमें नहीं है, तो किडनी पर नियंत्रण इसका पैरासिम्पैथेटिक वाले को नहीं, इसकी जरूरत नहीं है वहां पर, इसको नहीं है जरूरत कि एड्रिनल निकलवाना नहीं निकलवाना। कहा तुम्हारा, तुमसे काम हो गया ना, अपने आप अब बंद हो जाएगा, तुम्हारा काम बंद, वो अपने आप बंद हो जाएगा, हमारी जरूरत नहीं है। तो इसका नियंत्रण नहीं है पैरासिम्पैथेटिक का। अब आते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर पर। यूरिनरी ब्लैडर में भी जैसे आपको कोई दिक्कत वाली बात होती है, मान लो कि आप, एक सोचने वाली बात है, आप कई बार यूरिन करने जा रहे हैं, कोई अचानक से कोई हादसे वाली खबर सुनते हैं, क्या होता है, यूरिन भी उस समय बीच में रुक जाता है। ये कई बार हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा, यूरिन बीच में रुक जाता है। तो क्या होता है, मूत्र मार्ग में संकोचन होता है। क्यों होता है, सिंपैथेटिक की वजह से होता है, सडनली कुछ ऐसा हुआ। फिर जब रिलैक्स होते हैं तो फिर जो यूरिन जितना निकलना चाहिए, पास होना चाहिए, फिर वो स्रवन बढ़ जाता है, अवरोध खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग स्वेट ग्लैंड पे, यानी कि जो पसीना है, तो वो क्या होगा, जैसे कोई चीज हम लोग ऐसा देखते हैं जिसमें दिक्कत होती है तो पसीना ज्यादा निकलने आता है, एक्शन में आते हैं तो पसीना ज्यादा आता है। तो क्या होगा, सिंपैथेटिक वाले में पसीना ज्यादा आएगा, पैरासिम्पैथेटिक वाले में आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि स्वेट पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के कोई एजेंट नहीं है, ये कहता है हमें कोई मतलब नहीं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, हो गया काम खत्म। वो पसीना आया, हवा चलेगी, अपने आप ठंडा हो जाएगा, शरीर अपने आप समस्थिति में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं सेक्सुअल ऑर्गन पे भी असर पड़ता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का।
तो ब्लड वेसल संकुचित हो जाता है, तो ब्लड की सप्लाई जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उस पर कम हो जाता है सिंपैथेटिक में, तो उसकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, परिसंचरण फिर से हो जाता है, फिर से नॉर्मल जो है ब्लड की सप्लाई हो जाती है, तो कार्य क्षमता बढ़ती है। तनाव में है आप रोमांस नहीं कर सकते, सीधा सिंपल बात है, सब लोग मैच्योर हैं। तनाव में आप स्ट्रेस में है रोमांस नहीं कर सकते, नहीं करते। और जब आप रिलैक्स में है तभी ये प्यार मोहब्बत रोमांस वाली बात आती है, तो इसको यहाँ से जोड़ करके आप देख सकते हैं। फिर मलाशय वाली बात आती है, तो मलाशय की गतिशीलता बाधित हो जाती है। अब मान लीजिए गांव में जो है पहले लोग जाते थे खेत में जा रहा, बेचारे को बहुत जोर से लगी हुई जा रहा है और सांप देख लिया, तो अब बताइए कि क्या स्थिति होगी, रुक जाता है, लोटा छोड़ के वहीं से भागेगा वो। अब तो खैर नहीं जाते हैं, एक दो फिल्म देखी उसमें, वो एक गांव वाला वो सीरियल आया उसमें कि टॉर्च लगा के जो बाहर जाएगा सबका बाथरूम अपने बाथरूम में, बाहर जाएगा तो टॉर्च जला करके उसको भगाएंगे। तो वो जो है पंचायत में, उसके बाद है मल विसर्जन होता है इसमें कि रिलैक्स वाली स्थिति में तनाव रहे तब इसमें मल विसर्जन। तो इसमें हमने कोशिश की एक एक तस्वीर लगा करके एक एक चीज को बता दिया। उसी को इंग्लिश में भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ एक प्लेट बनाया है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनको दिक्कत हो तो वो ये वाला प्लेट वो देख लेंगे इंग्लिश में। इसमें उसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लें क्या स्वाति जी को देखते हैं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक क्रियाशीलता का परिणाम है, यानी पैरासिम्पैथेटिक जब एक्शन में होगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक जब काम कर रहे हैं इसके एजेंट, तो क्या होगा, चयापचय प्रक्रिया की क्रियाशीलता यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, ऊर्जा संचय की क्रियाशीलता यानी एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, जठर रसों में स्राव में वृद्धि हो जाएगी यानी कि आपके पाचन वाला बढ़ जाएगा, मानसिक सजगता में वृद्धि आएगी। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, पाचन बढ़ता है ना, तो पाचन बढ़ने के लिए जठर रसों का में वृद्धि होगी ना, चयापचय मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है तो ये उसमें है सिंपैथेटिक में, अनुकंपी में है, अनुकंपी में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा दिया अनुकंपी ने, सिंपैथेटिक ने तो होगा नहीं। ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, आपका ग्लूकोज ज्यादा चाहिए एनर्जी के लिए, ये सिंपैथेटिक में हो गया। जठर रस वृद्धि, पाचन बढ़ना, पाचन से संबंधित, पाचन बढ़ेगा पैरासिम्पैथेटिक में, रिलैक्स होंगे। लड़ाई झगड़ा के दौरान पाचन गड़बड़ हो जाता है, बहुत तनाव में रहेंगे तो आपका डाइजेशन खराब होता है, सीधा समझिए, बहुत तनाव में रहेंगे लगातार तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, रिलैक्स रहेंगे तो पाचन अच्छा होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपल समझिए कि पाचन से संबंधित, पाचन तभी होगा जब आपका जठर रस स्राव ज्यादा होगा। मानसिक सजगता कब होती है, बड़े इधर से दुश्मन आ रहा है कि इधर से आ रहा है, ये सजगता किसमें होगी, सिंपैथेटिक में होगी। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, आराम से रिलैक्स होकर आ गया, अब घर में एकदम बंद कर दे, आप कोई तनाव नहीं। तो अब बताइए तीसरा वाला सही है या नहीं है, अब कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर पर ये सही है सर। ये बोला था कि नहीं सर अब तो सही है। सर ये क्यों नहीं होगा, फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, चयापचय प्रक्रिया की क्रियाशीलता। भारती जी चयापचय की क्रियाशीलता बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाशीलता मतलब बढ़ना, हाँ मेटाबॉलिज्म बढ़ना, तो मेटाबॉलिज्म तो अनुकंपी में बढ़ता है, सिंपैथेटिक में बढ़ता है, उस समय एनर्जी चाहिए ज्यादा, ये हमने उस समय, ठीक है क्लियर। और किन्हीं को सर ये फोर्थ वाला जो है मेंटल मतलब मानसिक सजगता बढ़ती है, तो ये तो पैरासिम्पैथेटिक में होना चाहिए ना, मेंटल अवेयरनेस नहीं, मन भी रिलैक्स, सजगता तो तब हुआ ना, अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, ये सर अलर्टनेस आ जाती है सर। उस संदर्भ में इसको मेडिटेशन से जोड़कर मत देखिए, सिंपल लाइफ एकदम अलर्ट है, अलर्ट किस में होते हैं, एक्शन में अलर्ट होते हैं। हाँ, मैंने उसको मेडिटेशन से ही जोड़ के अवेयरनेस के हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन रहेगा, इसमें रिलैक्सेशन रहेगा सर। हाँ रिलैक्स वाली स्थिति रहेगी उसमें, इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अब एक क्वेश्चन और देखिए, स्नायु तंत्र की कौन सी क्षमता संवेग को उद्दीपन क्षेत्र से अन्य क्षेत्र की ओर संचारित करती है। द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट टू इम्पल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया। स्टिमुलेशन जहां हो रहा है वहां से दूसरे तरफ ले जाएगा, स्टिमुलेशन से दूसरी तरफ ले जाएगा। तो इसमें होता है उत्तेजन,
कौन सा होगा? एक्साइटनेस की वजह से होगा, कंडक्टिविटी, संवहन क्षमता। सर 4 नहीं सर, संकुचन क्षमता होगी। संकुचन होगा तो वो फिर फैलेगा भी तो ना। नहीं, संवहन क्षमता होगा 4 नंबर। संवहन 4 नंबर लग रहा है। ठीक है। देखिए इसका चौथा ही होगा। संवहन मतलब किसी चीज को ले जाना। जब ले गए वहां से मोटर नर्स ने कहा कि हाथ को हटाओ, तो संकुचन कॉन्ट्रेक्शन तो बाद में हुआ ना, पहले तो संवहन की बात हो रही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टिमुलेशन टू अदर एरिया, यानी एरिया ऑफ स्टिमुलेशन क्या है? ब्रेन है। ब्रेन में आपका उद्दीपन हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, मैसेज भेजो जल्दी से, बोलो उसको हटे वहां से। तो ये हुआ जाना, ये संवहन हुआ। कंडक्टिविटी, संवहन, वहां से मैसेज गया, ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रेन से मैसेज गया मसल्स तक, मसल्स तक गया तब कॉन्ट्रेक्शन हुआ वहां पर। तो कॉन्ट्रेक्शन तो बाद की बात आती है, अभी संवहन की बात आ रही है। तो ये होगा कंडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कंडक्टिविटी होगा। जी सर। अब देखिए मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है, क्रेनियल नर्व, स्नायु नर्व होता है। चौथा क्रेनियल नर्व कौन सा? जोड़िए जरा। फैक्ट्री में गए, चश्मा लगाया, मोटर देखा, ट्रक ट्राई, ट्रक ट्राई, कौन सा होगा? ट्रोकिलियर, ट्रोकिलियर, सेकंड वाला। देखिए ऑकुलोमोटर, फिर ट्रॉक, फिर ट्राई। तो चौथे पे ट्रॉक है, पांचवे पे ट्राई है। मोटर भी तो आया, देखा, पहले तो फैक्ट्री में गए, देखा, मोटर को देखा, मोटर कर रहा ट्रॉक, फिर कर रहा ट्राई, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी लोग सही हैं। ठीक, बिल्कुल सही। सर ये निमोनिक आपने लिख लिया क्या इसमें? हाँ, इसमें लिख तो दिया हुआ है। ठीक है सर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? स्पाइनल नर्व्स की बात होती है। 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। 31 सर। चलिए इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चन और एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ब्रेन की रक्षा के लिए स्कल के नीचे के लेयर को कहते हैं। स्कल के नीचे और ब्रेन के बीच में कौन सा लेयर होता है? 4 ऑप्शन है, मेनिंजेस, गैंग्लिया, फोरामन, मेनिंजेस सर, मेनिंजेस। क्लियर है सब लोग? किन्हीं कंफ्यूजन तो नहीं है? मेनिंजेस। ठीक है, नहीं सर। और जो जवाब नहीं दे रहे हैं अभी उनकी बारी आ जाएगी। मेनिंजेस का पहला लेयर कहलाता है ड्यूरामीटर। अरे वाह, चंदन जी ने याद। ड्यूरा ही है। डोरामीटर। ठीक है, डोरामीटर हो गया। हाँ, कहलाता है डोरामीटर हो गया। लास्ट वाला कौन सा होता है? पायामीटर। आयामीटर। हाँ, चंदन जी। पायामीटर। अब बीच वाला हो गया आर्कोनाइड मीटर। ठीक है, निम्न में से किस स्पेस में सीएसएफ भरा होता है? 4 ऑप्शन है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सबआर्कनाइड, थैलेमस। सीएसएफ किसमें होता है? सबआर्कनाइड। थर्ड। थर्ड ऑप्शन। अच्छा, सबआर्कनाइड। क्या बात, ये नीचे था कॉर्नर में दिया हुआ नाम। हाँ था वहाँ, सबआर्कनाइड में। ठीक है, ये हम लोगों ने जब सीएसएफ फ्लो देखा था उस दौरान देखा। तब भी आपने सिर फोड़ने की बात करी थी। अरे अब फोड़ते कभी नहीं हो। अब आप ईट लेके मत पहुंच जाना घर के बगल में, कोई ठिकाना नहीं है। देव जी अभी जो है, ये याद हो गया था तब। देव जी ऐसा है ना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? फेशियल वेशियल पे बाद में ध्यान देना। आप जाते हैं बाजार में, सुने फेशियल वेशियल खरीदने जा रहे हो, पता नहीं क्या ड्रेस खरीदने जा रहे हो, सुंदर बाद में देख लेना एग्जाम के बाद। पता चला, देखो मुझे लगे हुए सर कपड़े नहीं थे मेरे पास, तो लेने तो पड़ेंगे ना। कपड़े इतने हैं, कपड़े नहीं बताइए। आप जाते हो मार्केट, हम यहाँ तक खबर रखते हैं। आर्कोनाइड मैटर और पाया मैटर के बीच का स्पेस कहलाता है एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। सब आर्कोनाइड और पाया के बीच का गैप क्या कहलाता है? बताइए। सबआर्कनाइड स्पेस। तो आप लोगों ने क्या बोला था?
सबड्यूरल बोला बोला था। सवाल देखिए दूसरा और तीसरा जो है ना 3 लेयर होता है, तो दूसरे और तीसरा जो लेयर होता है वही सब आर्कनाइड है। अभी भी थोड़ी सी गलती रह गई, उसी में तो CSF भरा रहता है सब आर्कनाइड में। और इसी का हमने नीचे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आर्कनाइड और पाया मैटर के बीच का स्पेस क्या है, तो उसी का क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया, सब आर्कनाइड स्पेस हो गया जिसमें कि CSF होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा निम्न में से किससे संबंधित है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल End कॉर्ड। brain. एंड ब्रेन End brain. Hindbrain. हाइंड ब्रेन, अच्छा हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हमेशा हाइंड ब्रेन बोले, हिंड ब्रेन नहीं बोले। अच्छा, निम्न में से ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही कोड का चयन कीजिए। उम्मीद है सब लोग सही जवाब दे देंगे, देखते हैं। ECE सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो सुबह पिताजी ने मैसेज में दिया हुआ तीसरा BC। अच्छा देखिए, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है पहले ये बताइए। हाइपोथैलेमस Cerebrum का। सेरिब्रम का है, सीधा से हाइपोथैलेमस है फोर ब्रेन का। ठीक है, किसका है? फोर ब्रेन। हम ब्रेन स्टेम का, मिड ब्रेन किसका है? मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट है। मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का ऊपर वाला पार्ट है। पोन्स मिड ब्रेन में जरूर है, लेकिन ये भी बीच वाला, ब्रेन स्टेम का बीच वाला हिस्सा है। सेरिब्रम तो बिल्कुल नहीं है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम में आता है, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा और हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो B, C और E होगा। तीसरा जिन जिन लोगों ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। कैसे हुआ इसको अच्छे से समझिए। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का ब्रेन स्टेम से लेना देना नहीं है। ब्रेन स्टेम में कौन सा आता है? आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। यानी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ठीक है, सेरिब्रम तो आपका ये जो बीच वाला बड़ा वाला हिस्सा है वो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से मिड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए, मिड ब्रेन का हिस्सा कौन सा नहीं है? सर्केंडियन क्लॉक, थैलेमस, टेक्टम, टेगमेंटम, सेरेब्रल एक्वाडक्ट, कौन सा नहीं है? बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा माइंड B और C. स्वाति जी B और C कह रहे, हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, थोड़ा सा माइंड को जो है थोड़ा सा चिंतन में लगाइए। फर्स्ट मतलब A B, पायल जी कह रही A और B। और किन्हीं का कुछ? और किन्हीं का कुछ? मेरा भी ये भी सर, मैं भी A B, जी का भी A B है। चलिए, अब ज्यादा वो ना करके अब अपने दिमाग को रोक दीजिए। अब जो मैं कह रहा हूँ सुनिए। सर्केंडियन क्लॉक किस में होता है? कौन सी जगह भी हम लोगों ने पढ़ा था? हाइपोथैलेमस किसका पार्ट? फोर ब्रेन का पार्ट। तो ये तो मिड ब्रेन में नहीं होगा ना, फोर ब्रेन का है। थैलेमस किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस से ऊपर होता है, तो ये भी फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का नहीं होगा। बाकी तीनों मिड ब्रेन का पार्ट है। तो जो नहीं है उसको निकाल लीजिए ना। जो नाम ये नहीं सुना है आपने, वैसे पढ़ाया था हमने लेकिन डिटेल नहीं पढ़ाया था, इतना तो नहीं होगा। दो तो नाम जानते थे ना, ये दोनों तो नहीं है मिड ब्रेन का। A और B आंसर होगा। पायल जी, भारती जी ने बिल्कुल ठीक कहा, A और B आंसर होगा इसका। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लार यानी स्लाइवेशन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है स्लाइवेशन के लिए जिम्मेदार? लार। पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम और सेरिबेलम, बताइए। पोन्स होगा, मेडुला आप कहेंगे इतना तो पढ़ाया था लेकिन उतना तो याद नहीं है। चलिए इसको नोट्स में देखिएगा। देखिए दूसरा वाला है, मेडुला जो है वो स्लाइवेशन के लिए, लार के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है? मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो लार के लिए होता है जिम्मेदार।
मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर अगला है सेरिब्रम कॉर्टेक्स बना होता है ग्रे मैटर का, व्हाइट मैटर का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ये तो सब लोग जवाब दोगे। अरे इसमें भी दिक्कत हो रही है। ग्रे मैटर किसका बना होता ग्रे है? मैटर, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर ग्रे मैटर ये ग्रे मैटर का, ठीक है, ग्रे मैटर का सेरिब्रम कॉर्टेक्स। और जो है जब हम लोगों ने पढ़ा था, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है प्लस ऐसे ही छोटे दिमाग में भी वैसे ही स्थिति होती है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड में अलग होता है। ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और है, बस ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे भी 4 बजे कंप्लीट करना है, मेरी अलग क्लास होती है प्रैक्टिकल वाली। तो सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए, तो इसको देखिए जब क्या होगा। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, किस लोब में कौन सी चीजें हो रही है? हाँ देखिए जरा से इसको। फ्रंटल में स्वाद वाला होगा। 1 होगा सर। फर्स्ट ऑप्शन चंदन जी टेम्पोरल में ध्वनि। चंदन जी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छा है। फर्स्ट आप साइंस के अच्छा नहीं है सर, आप ही के कारण थोड़ा सा अच्छा नहीं है अभी। नहीं, ऑप्शन आप 1 से बेंचमार्क से देख लो, आपका सटीक हो रहा है, आप चीजें ज्यादा वो की क्षमता। कर रहे हो बढ़िया से। मुझे लगा पहले 1 वाला सेकंड ऑप्शन ही है। ऑसिपिटल देखने से रिलेटेड है ना। सेकंड ऑप्शन इसका। वहां से ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑसिपिटल वाला सही कहा आप लोगों ने, देखने से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। तो फ्रंटल लोब में आपका आ गया ए का तीसरा, स्वाद से संबंधित एक ही हमने दिया था। बी हो गया टेम्पोरल लोब में, बी का पहला, ध्वनि और गंध से संबंधित। पैराइटल वाला हो गया सी का चौथा, दर्द सर्दी गर्मी। और फिर हो गया डी का ऑसिपिटल वाला हो गया वस्तुओं को देखने की क्षमता। लेकिन इसमें कई कई लोब में कई कई जानकारी होती है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग आते हैं चेतना, इच्छा, बुद्धि और स्मरण शक्ति किससे संबंधित। ये बहुत मोटा मोटा सवाल है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला। चेतना, इच्छा, सेरिब्रम 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 से होता है उसका। सेरिब्रम से होगा, फोर ब्रेन वाला माप, ये सेरिब्रम वाला, ये आपका दूसरा होता है इसका सही। ठीक है। अच्छा, कॉडा इक्विना का संबंध किससे है, जरा से इसको नीचे लाता हूं। कॉडा इक्विना का संबंध फोर ब्रेन से, सेरिबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, इनमें से कोई नहीं। कॉडा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। कॉडा इक्विना घोड़े की पूंछ के समान आकृति बन रही थी ना नर्व्स की, कहाँ पर? L2 के पास आकर के, L2 तक वहां जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड सही है। तो स्पाइनल कॉर्ड में ही तो हो रहा है वो, ऑप्शन के हिसाब से। मानव मस्तिष्क में कुल कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 सर। कितने 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 वेंट्रिकल्स होते हैं? पढ़ा था हम लोगों ने, फ्लो पूरा CSF का फ्लो याद है? तो 4 होते हैं ना सर, 2 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, थर्ड ऑप्शन 4 होते हैं। वो तो दोनों तरफ, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा। 4 हमने संख्या लिख दिया, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो तीसरे ऑप्शन में 4 है, ये अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। ब्रेन में कुल कितने लेटरल वेंट्रिकल्स हैं? कितने लेटरल वेंट्रिकल्स? 2 पक्का है कि ऐसे सब? 2 है, 2 है। 2 सर 2। दोनों शेप सेम होती है। दोनों तरफ, हाँ ठीक है। ब्रेन में हर वक्त कुल कितना CSF रहता है? बनता कितना है, नहीं रहता कितना है? सर इसमें भी एक ऑप्शन लिखना चाहिए। 600 आएगा जिसका आंसर 2 है ऊपर का। थर्ड ऑप्शन आएगा। फिर से वही गलती। फर्स्ट ऑप्शन होगा ना। फर्स्ट ऑप्शन है ना सर, जिसका आंसर 2 है। हाँ, अब ब्रेन में हर वक्त कितना CSF रहता है? 150 ml। 150 ml। ठीक है, चलिए। थर्ड ऑप्शन आएगा। बनता तो तकरीबन 600-700 अलग अलग बनता है। 150। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सब ऑर्गेनाइड स्पेस में CSF डायरेक्ट किस वेंट्रिकल से जाता है? कहाँ से जाता है? डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सब ऑर्गेनाइड स्पेस वाला, जहाँ CSF वहां पहुंच रहा है।
इतनी आकृति बना के पढ़ाया हुआ था। सर वो 2 थी, वहां से गुजरता है। फोर्थ वेंट्रिकल से सर। सिंपल सी बात है। नहीं, लेटरल से तो आता है तीसरे वेंट्रिकल में, तीसरे से चौथे वेंट्रिकल्स में। चौथे वेंट्रिकल्स जो पिरामिड नुमा है उसमें जो है छिद्र होते हैं, दोनों छिद्र से आपका जा रहा है। तो चतुर्थ वेंट्रिकल से ऑप्शन आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। एक बार देखिएगा उसको। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ भी। अब आगे बढ़ते हैं। वेगस नर्व कितने नंबर पर आता है? 10वां। अंतिम सवाल। 10वां। 10 सबसे लंबी है ना। ठीक है, तो हमारा हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा नर्वस सिस्टम हमारा हो गया। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कौन सा वाला? ऊपर वाला, ये वेगस नर्व के ऊपर। फोर्थ। अच्छा, हाँ सर, थैंक यू सर। फोर्थ। ठीक है, तो सभी लोगों को नमस्कार। क्लास यहीं संपन्न करते हैं। अच्छा लगा, मुझे तो क्लास लेकर अच्छा लगा। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू क्लास सर। दो बहुत अच्छा लगा। क्लास थी सर। मैं तो एनाटॉमी की क्लास की राह देखती रहती हूँ सर, कब पढ़ाएंगे एनाटॉमी। सर आप इसको दिन में ही रख लीजिए, रात में नहीं हो पाता। नहीं सर, दिन में पॉसिबल नहीं होता सर।